तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो सेकंड राउंड है सेमीफाइनल का, उसके फर्स्ट मैच में लान और जिजू की लड़ाई होगी ड्वान और जाओ के साथ। हमें ड्वान और जाओ दोनों दिखाई देते हैं। जॉनी बोल रहा होता है क्या ये ड्रैगनाइट्स खुद ब खुद कर रहे हैं क्या, इतनी ज्यादा फाइट्स में हमारी क्यों साथ साथ में कर दी उन्होंने। वो सोच रहे होता है क्या ये यूकोंग रेस है जो कि ड्रैगन रेस में कन्वर्ट हो गई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के दौरान। ड्वान बोल रहा होता है कि मेरे लिए कितना ज्यादा बुरा है, काश मैं ट्यानलोंग से मिल जाता और उससे फाइट करता। जाओ बोल रहा होता है बात यही है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था। जिजू बोल रही होती है कि तुम हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते थे। ड्वान बोल रहा होता है कि तुम पता लगा लोगे जब फाइट होगी। ऐसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि गेम को स्टार्ट करो। तभी जॉनी कुछ नोटिस करता है, वो जल्दी से जिजू के सामने आ जाता है और उसके ऊपर 2 अटैक्स लगते हैं उसकी पीठ पे। ऐसे जो लोग होते हैं बैठे हुए वो बोल रहे होते हैं ये क्या हुआ। दूसरी बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि जो 2 सिल्वर लाइट्स थी वो साथ में एक दूसरे के फ्लैश हुई। ये तो कुछ ज्यादा फास्ट है, यहाँ पे चल क्या रहा है। जॉनी सोच रहा होता है कि ब्लिंक ओपोनेंट के पास स्पेस एट्रीब्यूट्स हैं। जाओ बोल रहा होता है कि किस तरीके का डिफेंस है ये, कुछ छोटे से व्हाइट मार्क्स ही अपीयर हुए और कुछ हुआ ही नहीं। डॉन बोल रहा होता है इसीलिए मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता था। जिजू ऐसे ड्रामे कर रही होती है कि मैं तो मर ही गई थी अभी। वो फिर बोलती कि देखो मेरी तरफ। वो अपना अटैक यूज करने लगी होती है आइस डीमन स्नो डेथ एंड विदरिंग। जो पूरा एटमोस्फेयर होता है वो स्नो से कवर हो जाता है और वही पर्पल लाइट अपीयर हो जाती है। जाओ बोल रहा होता है अब जो होना है वो हो चुका है। हुआंग जिजू के जो लार्ज स्केल कंट्रोल स्किल्स हैं वो अच्छी हैं एक तरीके से स्पेस एट्रीब्यूट्स के मामले में। ये तो लास्ट चीज थी जो हमने फेस करनी थी, मतलब ये तो लास्ट चीज थी जो हमने फेस करना चाहते थे हम एक तरीके से। डॉन बोल रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है तो चीजें मुश्किल है यहाँ पे, हम क्या करें। वो सोच रहा होता है कि अगर हमें अपने ओपोनेंट को हराना है तो हमें कम से कम टाइम में उसे खत्म करना पड़ेगा, वरना अगर हम इस पूरे अरेना का जो कंट्रोल है वो अपने ओपोनेंट्स को दे देंगे तो हमारी स्पेस की मूवमेंट कम हो जाएगी, हम मूव नहीं कर पाएंगे तो हारना हमारा बनेगा ही। वैसे मिलकर अटैक करने लगे होते हैं। जो डॉन होता है वो अपनी फोर्स को बाहर निकाल देता है। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल ये होता ही है, ड्रैगन क्लैंस में जो ड्रैगन्स होते हैं उनके पास फ्यूज करने की एबिलिटी होती है एक दूसरे के साथ। और जो डॉन होता है और जाऊ होता है वो आपस में फ्यूज हो गए होते हैं। ऐसे भी जिजू और जॉनी एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। जिजू के ऊपर होता है मतलब पूरा कंट्रोल एक तरीके से। जिजू अपने आइज को ओपन करती है और उसकी जो आइज होती हैं वो पूरी पर्पल कलर की हो जाती हैं। जो जाओ और डॉन फ्यूज हुए होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा सुंदर है, बाकी सभी पागल हो जाते हैं एक तरीके से जिजू के इस लुक को देख के। डॉन सोच रहा होता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है इन लड़कियों की सुंदरता को देखने का। वो जल्दी से अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है। तभी जिजू आगे की तरफ घूर रही होती है खतरनाक तरीके से और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। उसकी इतनी खतरनाक एनर्जी होती है कि डॉन और जाऊ साथ में आगे आ ही नहीं पा रहे होते हैं, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करके आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं। तभी जॉन ने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा के नीचे लाती है। जो कंटेंडर्स मतलब बाकी होते हैं देखने वाले वो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं तो अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ इस लड़की के ऊपर से। दूसरी बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि इसने हमारा दिमाग अपने कंट्रोल के अंदर लाई है, मतलब ले आई है ये एक तरीके से। एक और बोल रही होती है कि मैं तो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रही हूँ इसके ऊपर से। जुजू ऐसे आसमान में होती है और वेल पूरे अरेना को उसने अपनी एनर्जी से कवर कर दिया होता है। जुजू ऐसे अपना वाटर अटैक यूज करती है और डॉन और जाओ डूब जाते हैं उसमें। उसने एक तरीके से अपनी 9th साल स्किल हेवनली डीमन डांस यूज किया होता है। रेफरी अनाउंस कर देता है कि मैच यहीं पे खत्म होता है, लान और जिजू जीतते हैं। ऐसे बाकी लोग बोल रहे होते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग था। एक बोल रहा होता है कि कोई तरीका ही नहीं था वापस फाइट करने का। ट्यानलोंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जिजू की स्ट्रेंथ को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। जिजू बोल रही होती शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए, जो तुमने ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन दी थी उसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर फाइनली एक ब्रेक थ्रू तक पहुंच गई, अब मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। जॉनी बोल रहा होता है क्या हमें एक दूसरे को शुक्रिया बोलने की भी जरूरत है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम कुछ कैसे मतलब रिपे करोगे मेरे को। वेल गंदा। जिजू गुस्से से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पीट सकती हूँ। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो एलिमिनेट हो गए प्लीज यहाँ से चले जाओ, जो टॉप 8 हैं वही रुकेंगे। जो सेकंड सीट का लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने आज अच्छा परफॉर्म किया है। अब जो भी ये टॉप 8 हैं ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में जो आए हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। उन्हें एक बॉक्स मिलता है। जॉनी सोच रहे होते हैं बॉक्स तो कुछ ज्यादा गर्म सा और स्मूथ सा है, क्या ये ड्रैगन के मैरो से भरा हुआ है। वैसे ही अपने घर में वापस जाते हैं और उस बॉक्स को ओपन करते हैं। उसके अंदर कोई चीज होती है जो ग्लो कर रही होती है। जिस बोल रही होती है तो कुछ ज्यादा ही अच्छा गिफ्ट है, कितना ज्यादा वैल्यूएबल है ये, इतना ज्यादा ड्रैगन मैरो तो मेरे लिए काफी है कुछ मंथ को यूज करने के लिए। अगर मैं इसे सेव करके भी यूज करूंगी तो फिर ये 1 साल तक यूज होगा। जॉनी बोल रहा था 1 साल, तुम
कर सकते हो जल्दी, क्योंकि अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। बाकी ड्रैगन्स के पास इतनी लग्जरी नहीं होती है जैसे हमें मिल रही है। जिजू बोल रही होती है ये सच नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज सही है, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें कम मिली है, बस एक ही चीज उनके पास नहीं है, वो ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन। जॉनी बोल रहा होता है तो तुम उसके साथ स्विच क्यों नहीं कर लेते, मुझे लगता है कि वो खुशी खुशी आएगा मेरे पास। जिजू गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुमने कभी सही तरीके से सोचा भी है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं चेंज हो जाऊं, जो तुम्हारा है वो मेरा है, मैं क्यों किसी दूसरे इंसान के साथ उसे चेंज करूं, मैं स्विच नहीं कर रही। और अगर ऐसी बात है ये इसी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हें आदत सी लग गई है लड़की बनने की। जॉनी बोलता है जिजू, वो जिजू के मुंह को पकड़ लेता है और बोलता है ऐसे कि क्या मुझे लड़की बनने की आदत पड़ गई है, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो कुछ। जिजू ऐसे ब्लश मार रही होती है, वेल इनका रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। जॉनी बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें और ज्यादा तंग नहीं करूंगा, शांत हो जाओ। जिजू बोल रही होती है जॉनी मैं हमेशा से तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब तो जॉनी भी ब्लश मारता है। जॉनी बोल रहा होता है कि जिजू कब हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर पाएंगे। जिजू उसे धक्का मारती है और बोलती है कि तुम अभी तक पोसाइडन फेट डेटिंग कॉन्फ्रेंस से भी नहीं गुजरे हो अपना प्यार मुझे दिखाने के लिए, कभी सोचना है मत। वो क्या चीज है मुझे बता, मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा डिटेल्स दी नहीं होती है ना। एक तो जॉनी बोल रहा होता है कि पोसाइडन डेटिंग कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मेलिटी है हमारे लिए, है ना, हमारा रिलेशनशिप तो काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले ही बन चुका था। जिस बोल रही होती है सही नहीं है, जो पोसाइडन फेट डेटिंग कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारी शोक अकेडमी में। अच्छा बता दिया इन्होंने। सो गाइस अगर तुम उसे पास नहीं करोगे तो ये एक तरीके से इक्वलेंट नहीं है, मतलब अकेडमी मानेगी नहीं, ये बुरी चीज होगी। तुम्हारे फादर और मदर भी एक ब्लाइंड डेट मीटिंग में मिले थे। जॉनी बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूंगा, अगर पॉसिबल है तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए खुश हैं और साथ में रहना चाहते हैं। फिर सभी की ब्लेसिंग के साथ मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूंगा। जुजू एक तरीके से बात घुमा के बोल रही होती है कि इस कंपटीशन में हमने अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है पर हमें फिर भी ध्यान देना है और ऐसे अपनी आइडेंटिटीज को नहीं बताना है उन्हें। जॉनी सोच रहा होता है कि जीजू कुछ ज्यादा ही क्यूट लगती है, जब उसे शर्म सी आती है वो शाय फील करती है। बोल रहा होता है कि वाओ जिस तरीके से तुमने टॉपिक चेंज किया मैं मतलब कोई पता नहीं लगा पाएगा कि बात क्या चली थी एक्चुअल में, तुम चिंता मत करो मैं ध्यान दूंगा। नेक्स्ट हम ड्रैगन गॉड की पावर को यूज करेंगे और मैं ये होप करता हूँ कि ड्रैगन नाइट्स तैयार रहे जो हम करने वाले हैं उसको देख के मतलब अपने आप को शांत रखें। हमें ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म अरेना का सीन दिखाया था। ब्लैक ड्रैगन नाइट बोलते चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे ही लान जिजू की जो फाइट थी वो टांग और लैंगजुआन के अगेंस्ट में थी। ऐसे फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है, हमें टांग लैंगजुआन दिखाई देता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये टांग लैंगजुआन जो कि एल्डर ब्रदर है उस अर्थ ड्रैगन का जिसका नाम टांग यानजुआन था, जू यानमो और टैनलोंग के साथ में ये वन ऑफ द फेवरेट्स हैं जो मतलब जिस चैंपियनशिप को जीत सकता है। ये एल्डेस्ट सन है टांग फैमिली का। जॉनी और जीजू अपने स्पेयर को बाहर निकाल देते हैं। जॉनी जल्दी से अपने स्पेयर को लेके टांग लैंगजुआन के ऊपर अटैक कर देता है पर उसका जो आर्मर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो स्पेयर होता है जॉनी का वो टूट जाता है। जॉनी हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है किस तरह का ड्रैगन आर्मर है इसके पास, इसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। लैंगजुआन हंस रहा होता है, वो अपने पैर को नीचे ग्राउंड में मारता है और एक शॉकवेव टाइप रिलीज होती है। वो शॉक वेव जॉनी के ऊपर लगने लगी होती है। वो डोज करने की कोशिश करता है पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड से स्टोन बाहर निकलता है जॉनी की तरफ। तभी जीजू जॉनी को बांध देती है अपनी विप से और पीछे की तरफ खींच लेती है। जॉनी जीजू को शुक्रिया बोल रहा होता है, लैंगजॉन गुस्से से घूर रहा होता है। तभी जॉनी अपने गोल्डन ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पीछे विंग्स आ जाते हैं। वो अपने गोल्डन ड्रैगन रोर को यूज करता है, साथ में वो पंच मारने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है लैंगजॉन की तरफ। फिर लैंगजॉन पीछे की तरफ हट जाता है। जॉनी सोच रहा होता है ग्रेविटी कंट्रोल साथ में ये ग्राउंड को ऐसे तोड़ सकता है, ये काफी अच्छा मास्टर है इस केस में। तभी वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और जॉनी और जीजू को घेर लेता है स्टोन्स की हेल्प से। साथ में ऐसे आसमान से काफी ज्यादा स्टोन्स गिर रहे होते हैं नीचे। जीजू बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है ऐसे ही नहीं है, ये डेफिनेटली जीजू को काफी ज्यादा चोटें पहुंचाएगा। काफी ज्यादा स्टोन्स गिर रहे होते हैं उनके ऊपर। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरे को लग रहा है कि ये चाहते हैं कि पहले हम अलग हो जाएं, फिर ये पहले जीजू को मारना चाहता है फिर मेरे से डील करना चाहता है। ग्राउंड से कांटे उगा रहा है, ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है, मीटर और शावर यूज कर रहा है। ये एक मल्टीपर्पस एबिलिटी है, मतलब साथ में काफी अच्छा कंट्रोल है इसका अर्थ एलिमेंट के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर। चाहे कल्टीवेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, टैक्टिक्स की बात करें, सब कुछ अमेजिंग है। पर ये बुरी बात है, काम नहीं करेगा। जॉनी अपनी किसी टेक्निक को यूज करने लगा होता है। लैंगजॉन सोच रहा होता है कि क्या ये कोई नई टेक्निक है। ऐसे स्ट्रेंथ में जरा भी कमजोर नहीं है पर जीत और हार ऑलरेडी पता लग चुकी है। जो मीटरॉइड है वो जीजू के ऊपर ही पहुंच चुका है। अगर ये इस अटैक
अटैक को ब्लॉक कर पाएगी, फिर भी ये जो नीचे से मतलब ऊपर से जो मीटरॉइड गिर रहा है उसे नहीं रोक पाएगी। डेफिनेटली इसे हिट होगा, जो कि मेरा सेकंड अटैक है। लैंगजॉन फिर निस्यागी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि जो उसके स्टोन्स होते हैं वो ऐसे हवा में उड़ने लग पड़ते हैं। लैंगजॉन सोच रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ। तभी ज़ुआनयू लैंगजॉन के पीछे पहुंच जाता है। लैंगजॉन नोटिस कर लेते हैं ज़ुआनयू को, पर वो सही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। ज़ुआनयू उसके ऊपर डिस्ट्रॉयर शॉक अटैक यूज कर देता है, जो कि लैंगजॉन की पीठ में बहुत जोर से लगता है। लैंगजॉन के मुंह से खून निकलाता है। ज़ुआनयू सोच रहा होता है कि जो डिवाइन ड्रैगन आर्मर है वो कमाल का है, पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट में मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के मारा इसकी पीठ में। जो आर्मर है वो पूरी तरीके से टूटा नहीं है, पर छोटे छोटे क्रैक्स पड़ गए हैं इसमें। तभी जीजू भी अपने आइस के अटैक को यूज करती है, लैंगजॉन को पूरी तरीके से जमा देती है और बाद में आइस ब्लास्ट, आइस एक्सप्लोजन यूज करती है। जो आइस होती है जिसने पूरी तरीके से लैंगजॉन को बंद कर दिया होता है वो फूट जाती है। लैंगजॉन दर्द में होता है। फिर ज़ुआनयू और जीजू मिलके लैंगजॉन के ऊपर एक बहुत बड़ा पंच करते हैं। उनकी जो एनर्जी होती है वो मिक्स होती है उस पंच में। जो ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि लैंगजॉन ऐसे ग्राउंड में पड़ा होता है और वहीं पे खत्म हो चुका होता है। अनाउंसमेंट होती है कि जो मैच है वो खत्म होता है, लान और जीजू जीतते हैं। जो ड्रैगनाइट्स होते हैं उनमें से एक बोल रहा होता है, क्या ये एलिमेंटल स्ट्रिपिंग थी, जो कि ये नई पावर हमने देखी उस कलरफुल एनर्जी में, ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल थी। वो 7 कलर की एनर्जी देख के तो मुझे भी अजीब सी फीलिंग आ गई, मतलब खतरनाक सी। होली स्पिरिट ड्रैगनाइट बोलता है कि टाइम नहीं, अब हम जरा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें ऐसे ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन को मतलब बढ़ाना चाहिए आगे की तरफ। जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी हम ट्राई करते हैं उसे, ये सचमुच हो रहा है। तो दूसरा ड्रैगन नाइट बोलता है कि ब्रदर हुआंग, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें हम ऐसे ही फास्ट नहीं कर सकते हैं, खुद ब खुद ही हो जाएगा बाद में, और ऊपर से हमारे ऊपर नहीं है ये चीज डिसाइड करना। ब्लैक ड्रैगन नाइट बोलता है कुछ लोग तो मतलब अपने प्रॉफिट के लिए चीजें करते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें डर होता है लॉस करने का। होली स्पिरिट ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है, क्या तुम नहीं चाहते ये, तुम नहीं चाहते तुम्हारी ब्लड लाइन इवॉल्व हो जाए। ब्लैक ड्रैगन नाइट बोलता है ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, पर एटलीस्ट मैं इतना ज्यादा बेशरम नहीं हूँ तुम्हारी तरह और खुद का नहीं सोचता हूँ। जो फर्स्ट और सेकंड सीट है वो नेचुरली डिसाइड करेंगे, उनके डिसीजन से ही सब कुछ होगा। ब्रदर लोग के हम साथ में रिपोर्ट करें। जो लोग होता है ड्रैगन नाइट वो बोलता है ठीक है। फिर ऐसे 4 से लेके 8 मैच जो थे वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग थे, काफी ज्यादा लोग देखने के लिए आए थे उन मैचेस को, पर जो चीजें फर्स्ट गेम में हुई उसकी वजह से जो अगले 3 मैचेस थे वो कुछ ज्यादा बोरिंग बन चुके थे। खासकर वो जो 2 मैचेस थे जू यानमो और क्यू टियानलोंग के बीच में, उनके जो ओपोनेंट थे वो काफी ज्यादा वीक थे, ज्यादा इनको लगा नहीं जोर उन्हें हराने के लिए अपने ओपोनेंट्स को। और ऐसे ही जो फाइनल 4 थे वो डिसाइड हो गए, क्वार्टर फाइनल्स हो गए। लान ज़ुआनयू, बाइजुजू, की टियानलोंग और जू यानमो। एक और लकी इंसान है जो कि सेमीफाइनलिस्ट बना था इस साल के ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन में, वो ऐसा लकी इंसान है जो कि टॉप 4 में नहीं है। और बात यही है कि जो 3 ग्रुप्स है, की टियानलोंग, जू यानमो, लान ज़ुआनयू और बाइजुजू के, वो फेवरेट है एक तरीके से लोगों के, और वो जीत सकते हैं चैंपियनशिप को। लक हमेशा एक पर्सन के साइड ही नहीं होता है, पर वही बात है कि वो इंसानों को एक तरीके से छोड़ के भी नहीं जाता है। फाइनल 4 के ड्रॉ में जू यानमो का लक खराब हो गया, एक तरीके से उसकी किस्मत खराब हो गई उस टाइम पे। उसका और क्यू टियानलोंग का ग्रुप बन गया। लान ज़ुआनयू और बाइजुजू ने कमजोर जो था इंसान उसके साथ लड़ाई की। सेमीफाइनल की बैटल में कोई सस्पेंस नहीं था। इतने ज्यादा खतरनाक लड़ाई के बाद जू यानमो सिर्फ 35 सेकंड्स तक की टियानलोंग के अगेंस्ट में टिक पाया। लान ज़ुआनयू और बाइजुजू ने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए, पर लास्ट में वो जीत गए और फाइनल्स में पहुंच गए। हमें आउटर स्पेस स्टार फ्लीट का सीन दिखाई देता है, 7th फ्लीट का। वहाँ पे मीटिंग चली होती है। एक बोल रहा होता है कि जो ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा खतरनाक चली हुई है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमें फेडरेशन से मिली 2 साल बाद 8th फ्लीट बन जाएगी। वो मदरशिप के जनरल हेडक्वार्टर्स होते हैं। जनरल बाइलिंग बोलता है उस टाइम पे ऑफिसर्स डिस्पैच किए जाएंगे हर एक मेजर फ्लीट से, ताकि वो फिर 8th फ्लीट को कमांड कर पाए। हमारी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी पहले की बैटल्स में, तो हम ही सबसे ज्यादा ट्रांसफर जर्नल्स होंगे। मैं तुम सभी को ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। एक ओल्ड मैन बोल रहा होता है हमारी जीत सही टाइम पे आई है। बाइलिंग बोल रहा होता है कि फेडरेशन ने एक मैसेज भेजा था कुछ टाइम पहले। उन्होंने बोला था कि एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में। हमने काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगाए वीडियो पाने के लिए वहाँ की। इससे हम समझ जाएंगे कि ड्रैगन हॉर्स का सिस्टम क्या है। और इस मीटिंग के एंड में चलो वीडियो की तरफ देखते हैं। जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये कंपटीशन, इसे ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन बोला जाता है। ये टियानलोंग स्टार में होता है। हमें बाकी पता नहीं है कि रीजन क्या है इस कंपटीशन का, और बाकी तुम जानना चाहते चीजों को तो स्क्रीन की तरफ देखो। वो फाइट देख रहे होते हैं ज़ुआनयू की और लैंगजॉन की। एक जनरल बोल रहा होता है इंसान
यहाँ पे इंसान कैसे हो सकते हैं? दूसरा बोल रहा होता है जो हाई रैंकिंग ड्रैगन्स है टैनलोंग स्टार के, वो प्राउड फील करते हैं क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अपने आप को। यान जिनसी सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ये देखने से फैमिलियर क्यों लग रहा है। वो फिर हैरान हो जाते, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोलता है 1 मिनट रुको, वेट देखो मत इसे। बाइलैंग बोलता है कि जिंगे क्या हुआ? जिंगे फिर बोल देता है कमांडर मुझे माफ कर दो। वो सब कुछ ऐसे बता देता है। बाइलैंग बोलता है कि स्क्रीन को बंद करो, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से इसे देखना सस्पेंड किया जाता है, प्लीज अपनी पोस्ट में वापस चल जाओ, हम वीडियो किसी और टाइम देखेंगे। बाइलैंग बोल रहा होता है क्या जो वीडियो में था वो ज़्वान्यू है? वो एक लड़की क्यों बनी हुई है? क्या तुम श्योर हो तुमने सही देखा? बाइलैंग एक तरीके से हैरानी से पूछ रहा होता है कि लड़की कैसे हो सकती है, क्या तुम श्योर हो तुमने सही पढ़ा है? जिंगे बोलता है कि कमांडर जो दूसरी थी वो बाइजुजू थी, ये देखने से कितना ज्यादा सिमिलर है, ये पक्का ज़्वान्यू से रिलेटेड है। ऐसे वो लड़की के कपड़े थे पर बाइजुजू जरा भी चेंज नहीं हुई है, तुम पता लगा सकते हो। कमांडर बोल रहा होता है कि ये बच्चे सचमुच कुछ ज्यादा ही नहीं है। जिंगे बोल रहा होता है तो हमें पता नहीं कि वो इस तरीके से बिहेव क्यों करता है, पर इसमें कोई डाउट नहीं कि उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो बिल्कुल सही हुई है। वो आसानी से अपने आप को उन्होंने वहां पे सेट कर लिया है। ये जो मैटर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमांडर हमारे लिए। मुझे लगता है कि हमें इसे फेडरेशन में रिपोर्ट करना चाहिए, जितना हो सकता है जल्दी उतना ज्यादा। इस इन्फॉर्मेशन को हमें बाहर नहीं निकलने देना है, वरना मुझे लगता है कि रिस्क हो जाएगा एक तरीके से। उनके आइडेंटिटीज के बारे में उनको पता लग जाएगा ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी वालों को, क्योंकि एक तरीके से हम वीडियो को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं वहां से, तो गारंटी नहीं है कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। कमांडर बोल रहा होता है कि ठीक है, मैंने मिलिट्री डिपार्टमेंट को बता दिया और इसे टॉप सीक्रेट की इन्फॉर्मेशन मानेंगे, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरीके से। हमें फिर ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया था। रेफरी बोल रहा होता है कि जो 2 फाइनलिस्ट हैं उन दोनों को हम कंप्लीट ड्रैगन बोन देंगे। ज़्वान्यू और जुजू बिल्कुल ही सामने होते हैं ड्रैगन बोन के। ज़्वान्यू सोच रहा होता है कि ये जो ड्रैगन बोन है ये तो 150 मीटर लंबी है और ये बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। इस ड्रैगन बोन में पक्का ही काफी ज्यादा पावरफुल एट्रीब्यूट होगा, पर हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि किस तरीके का ड्रैगन था ये एक ड्रैगन क्रिस्टल है, एक कंप्लीट ड्रैगन बोन जिसमें ड्रैगन मैरो भी है। ये पक्का ही टैनलोंग स्टार का नहीं होगा, ये ड्रैगन रेलम से आया होगा ड्रैगन। ये शायद अच्छी चीज है कि लूलान जो कि ब्लैक ड्रैगनाइट है उन्होंने पर्सनली इसे सिलेक्ट किया है, पर मैं इसे कैसे यूज करूं, मतलब जिससे मैं मैक्सिमम इफेक्ट्स पा सकूं इससे। वो दूसरा ड्रैगन बोल रहा होता है कि जो कंप्लीट ड्रैगन बोन होती है उसे गोस्ट ड्रैगन में रिफाइन किया जा सकता है, जिसे बोर्न ड्रैगन भी बोलते हैं। तुम इसे फिर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से कंट्रोल कर सकते हो। ड्रैगनाइट फिर इंस्टेंटली एक तरीके से बोर्न ड्रैगनाइट बन जाता है। जॉनी बोल रहा होता है शुक्रिया, पर ये बुरी बात है कि मेरे पास एबिलिटी नहीं है इसे रिफाइन करने की। वो ड्रैगन बोल रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि वो दिन इतना ज्यादा दूर नहीं है कि तुम इसे रिफाइन करना सीख जाओगे। जॉनी बोलता है कि वेल शुक्रिया। वो ड्रैगन फिर एक तरीके से काफी गंदा ब्लश मारता है और बोल रहा होता है कि लान आज की लड़ाई में मैं तुम्हें हरा दूंगा, बैट क्यों नहीं करते हम? जॉनी बोलता है कि कैसी शर्त लगाना चाहते हो मेरे साथ? और ड्रैगन बोल देता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी, और अगर मैं हारा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मतलब जीत हार दोनों में शादी का ऑफर दे रहा है एक तरीके से। ये सुन के पहले तो शांति हो जाती है कुछ ज्यादा, फिर जॉनी गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गए, क्या बोल रहे हो तुम? वो गुस्सा होता है। जिजो हंस रही होती है पीछे। जॉनी गुस्से से बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो, कुछ गलत है क्या तुम्हारे साथ? इसका मतलब ये नहीं कि चाहे मैं जीतूं या हारूं तुम्हारा ही एक तरीके से फायदा होगा। वो ड्रैगन बोल रहा होता है नहीं ये बात नहीं है, अगर मैं जीता तो तुम मेरी बात सुनोगे घर में अब से, और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तब तक जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता हूँ। जॉनी गुस्सा होता है, सोच रहा होता है नहीं क्या सारे ड्रैगन इतने ज्यादा बेशर्म होते हैं? वो बोलता है कि मुझे बताओ मैं तुमसे शादी क्यों करूं, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? वो ड्रैगन बोल रहा होता है क्योंकि जितने भी ड्रैगन हैं उनमें से सिर्फ मैं ही हूँ जो अच्छा है तुम्हारे लिए। जॉनी बोलता है कि मेरा 1000 साल का कॉन्ट्रैक्ट है रॉयल फैमिली के साथ। वो ड्रैगन बोलता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं लॉर्ड को पूछ लूंगा, वो डिसाइड कर सकता है फिर हमारे मैटर में। तो मेरी वाइफ बन सकते हो चाहे जिस भी फैमिली में तुम क्यों ना हो। और फिर बात यही है कि हम दोनों ड्रैगन नाइट्स बनेंगे फ्यूचर में, और ऊपर से अगर तुम ड्रैगन नाइट बन जाओगे तो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं रहेगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ऊपर से मेरे को फर्क नहीं पड़ता वैसे। जॉनी गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, ये कंपटीशन है, ब्लाइंड डेट नहीं है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। और ड्रैगन बोल रहा होता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो हम धीरे धीरे कर सकते हैं ना, और ऊपर से अगर तुम्हें कोई मिल गया जो कि तुम्हें मैच कर रहा है तो एक तरीके से वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम्हें मिल रही है तो तुम इसे मिस नहीं कर सकते हो। जुजो हंस रही होती है कुछ ज्यादा ही, मतलब मजे ले रही है एक तरीके से। जॉनी बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरी फाइटिंग स्पिरिट को तोड़ने के लिए आए हो? वो ड्रैगन बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीतूंगा और मैं तुम्हें कोई भी
भी दया नहीं दिखाऊंगा लड़ाई में। हम ड्रैगन्स हैं, जो मेल होते हैं वो हमेशा फीमेल से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उन्हें हराते हैं। अगर तुम्हें मैं पसंद भी नहीं हूँ फिर भी मैं तुम्हें हराऊंगा, तुम मेरी वाइफ बनोगे। और ऊपर से ब्लैक ड्रैगन नाइट की भी वाइफ ड्रैगन नहीं है। मैं पूरी जिंदगी लड़ रहा हूँ पर मास्टर लू लान ने मुझे अभी तक राइड नहीं किया है। ज़ुआनियो एक तरीके से जुजू के कान बंद कर देता है और बोल रहा होता है कि शुक्रिया, हम जानना भी नहीं चाहते हैं। वो सोच रहा होता है कि उस ड्रैगन को जिसके सर पे लगी हुई थी, क्या वो ब्लैक ड्रैगन नाइट की वाइफ है? कौन अपने प्यार को इस तरीके से ट्रीट कर सकता है? जॉनी बोलता है कि अगर तुम मेरे स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो तुम हार रहे हो यहाँ पे, और ऊपर से तुमने काफी ज्यादा मेहनत कर ली एक तरीके से मेरे स्पिरिट को इंक्रीज करने के लिए। मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा अगर हम बेट को चेंज कर दें। अगर तुम जीतोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा, और अगर तुम हारोगे तो तुम मुझे अपना मास्टर समझोगे और मेरे सर्वेंट बन जाओगे। तुम्हारी है हिम्मत ऐसा करने की? जॉन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जॉनी बोल रहा होता है तुम्हारे पास है ही नहीं हिम्मत ये करने की, और तुम मेरे हस्बैंड बनने की सोच रहे हो? इतना आसान कैसे हो सकता है? तुम्हारी जो शर्त थी वो स्टार्टिंग से कोई फेयर ही नहीं थी। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो इसका मतलब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं सब चीजों को गिव अप कर दूंगी और खुद को तुमसे पीछे रखूंगी। अगर तुम मेरी जिंदगी को शर्त में डालना चाहते तो अपनी को भी डालो ना। लैंगजॉन सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे हाँ नहीं करूंगा तो जो पहले के रिएक्शन का ओरा था वो कमजोर हो जाएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर मैं इस टाइम पे पीछे हटूंगा तो मैं फिर कैसे लान को प्रपोज कर पाऊंगा। तभी कोई लैंगजॉन को बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो, इस दुनिया में एक मैन को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो बाकी चीजों के बारे में? अगर तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं होगी आगे बढ़ने की तो तुम कैसे मुसीबतों से आगे निकलोगे और टॉप तक पहुंचोगे? उस आवाज को सुन के जॉनी कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जॉनी सोच रहा था जब फर्स्ट टाइम मैंने आवाज सुनी थी मेरी जिंदगी इसके हाथ में थी। ये उसी इंसान की वॉइस है जिसने टीचर नाना को फ्लेमिंग स्टार में भेज दिया था उस फ्लेमिंग हेल में। मैं ऑलमोस्ट टीचर नाना को खो चुका था इस इंसान की वजह से। जो ओनर है इस वॉइस का वो और कोई भी नहीं है, फर्स्ट सीट है, जो कि असली नंबर 1 है पूरी ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी का, और वो टियानलोंग का टीचर भी है। मैं नाम गलत बोल रहा था गाइस, टियानलोंग है। हमें फर्स्ट सीट फर्स्ट ड्रैगन नाइट दिखाई देता है। लैंगजॉन नीचे ही टियानलोंग ऐसे नीचे झुक के उसे ग्रीट करता है। स्वानी सोच रहा होता है कि इस ड्रैगन स्टार में मैं सबसे पहले इसी इंसान को मारना चाहता हूँ। ये वही इंसान है जिसने ऑलमोस्ट मेरी मदर को मार दिया था, पर अभी मुझे डर है कि ये मेरा पता ना लगा ले, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ये इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब बाकी ड्रैगन नाइट्स भी वहां पे आ जाते हैं। स्वानी सोच रहा होता है कि ये तो सेकंड सीट है 18 ड्रैगन नाइट्स में, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जब लीडर जो है टियानलोंग का वो दूर होता है तो ये लीडर होता है। 18 ड्रैगन नाइट्स सारे आ गए हैं स्टेज के ऊपर इस गेम के लिए। क्या ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक तरीके से मैच, या फिर मेरे लिए यहाँ पे आए? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है। इनको इतने ज्यादा ड्रैगन नाइट्स की जरूरत क्या हमारे साथ लड़ाई करने की? एटलीस्ट 12 से ज्यादा जो है वो सुपर गॉड लेवल के हैं। इनके लेवल पे तो ऐसा है कि एक पूरे प्लेनेट को ये सिंगल मूव से खत्म कर सकते हैं। तभी टियानलोंग बोलता है जैसा तुम चाहो। वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसका मास्टर होता है फर्स्ट सीट, वो खुश हो जाता है। जॉनी को ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है आगे की तरफ। टियानलोंग बोल रहा होता है लान मैं डेफिनेटली तुम्हें हराऊंगा। जॉनी बोलता है कि ऐसा तुम कर सकते हो तो आओ मेरी तरफ। फर्स्ट सीट बोल रहा होता है चाहे जीत हो या हार हो ये काफी ज्यादा बड़ी बात होगी पूरे इस प्लेनेट पे, चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। वो दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं। जॉनी अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। जॉनी और टियानलोंग आपस में टकराते हैं। टियानलोंग फिर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है जॉनी की तरफ। जॉनी ऐसे उड़ के बच जाता है उसके स्लैश से। वो फिर नीचे आता है और टियानलोंग की शोल्डर पे अटैक करता है। टियानलोंग ऐसे स्माइल कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है सही नहीं है। जैसे मैं इस आर्मर से टकराया तो मेरे विंग्स में ऐसी फीलिंग आई कि मैं लावा से अटैक हुआ एक तरीके से। तभी बाइजुजू अपने डीप ब्लू गेज को यूज करती है और उसके जो वायलेट एनर्जी होती है वो टियानलोंग की तरफ जा रही होती है। टियानलोंग अपनी स्वॉर्ड से उस एनर्जी को रोक लेता है। तभी जॉनी जा रहा होता है अटैक करने के लिए। टियानलोंग ऐसे अपने फायर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जॉनी की तरफ। जॉनी को कुछ नहीं होता। टियानलोंग सोच रहा होता है कि इसे फायर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे टीचर ने एक बार मुझे सिखाया था कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा खतरनाक पावर होती है वो सभी चीजों को खत्म कर सकती है। अगर किसी इंसान की ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वो फिर ऐसे अपने साइज को डिक्रीज करता है और एक बहुत बड़ा स्लैश आगे की तरफ करता है। वो जो स्लैश होता है वो बाइजुजू की तरफ जा रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है अगर मैं इसे ब्लॉक करूंगा तो मेरे को इतने खतरनाक अटैक को सहना पड़ेगा, मेरे को इंजरीज होंगी। अगर मैं ब्लॉक नहीं करूंगा तो ये जो ब्लेड है ये जिजू को हिट कर जाएगा। कोई तरीका ही नहीं है बाइजुजू का इस अटैक से बचने का। वो जो अटैक होता है वो बाइजुजू की तरफ जा रहा होता है। जॉनी पीछे हट जाता है तो जो होली स्पिरिट ड्रैगन नाइट होता है वो बोल रहा होता है लान ने जिजू को छोड़ दिया, ये कितना ज्यादा बेवकूफ था। हुआंग जिजू नहीं ब्लॉक कर पाएगी इस गॉड लेवल स्वॉर्ड के अटैक
को। वो जो अटैक होता है वो बाइजुजू को काफी खतरनाक तरीके से लगता है। एक तरीके से जो ब्लैक ड्रैगन नाइट और बाकी होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये यहाँ पे चल क्या रहा है। एक तरीके से बाइजुजू को कुछ नहीं हुआ होता। बाइजुजू ने वो सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली होती है और वो उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर देती है और आगे की तरफ भेज देती है। टियानलोंग हैरान होकर बोल रहा होता है क्या। सारी जो ऑडियंस होती है वो भी हैरान होती है। ज़ॉनी सोच रहा होता है ये एक ऐसा अटैक है जिससे यिन और यांग को रिवर्स किया जाता है, वर्ल्ड को उल्टा कर दिया जाता है। ऐसे तो जुजू पूरे तरीके से इस अटैक को यूज नहीं कर पाती है जो कि हेवनली डीमन डांस है हेवन विल का, पर थोड़ा बहुत वो जानती है तो इतना वो कर ही सकती है चेंज। हुआंग सोच रहा होता है हाँ ये काफी ज्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट ओपोनेंट है, पर ट्रिक्स जो होती हैं वो खतरनाक स्ट्रेंथ के सामने कुछ नहीं होती हैं। वो ऐसे ही अपने स्वॉर्ड से द्वारा अटैक कर देता है ऊपर की तरफ। जुजू और जो टियानलोंग का अटैक होता है वो एक दूसरे के सामने आ रहा होता है। ज़ॉनी वहीं पे खड़ा होता है। ज़ॉनी सोच रहा होता है कि ये अपने एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज कर रहा है मेरे को अपनी तरफ खींचने के लिए। जो ड्रैगनाइट होते हैं वो बोलते हैं कि टियानलोंग कुछ ज्यादा ही सही है, ये समझता है सही टाइमिंग का है, ये परफेक्ट है ऑलमोस्ट। ज़ॉनी ऐसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। टियानलोंग सोच रहा होता है कि ये इंसानी फॉर्म में क्यों वापस आ गई। इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि इसका शरीर थोड़ा छोटा हो गया है। ये करना क्या चाहती है यहाँ पे। तभी ज़ॉनी जल्दी से मूव कर जाता है टियानलोंग के पीछे और वो जो एनर्जी का ब्लास्ट होता है वो टियानलोंग को लगता है। तभी ज़ॉनी अपने पंच को फॉर्म करता है। एक तरीके से वो अपनी ड्रैगन गॉड की पावर को यूज कर रहा होता है और वो बहुत जोर से पंच मारता है टियानलोंग की पीठ में। ज़ॉनी के पंच से टियानलोंग नीचे गिरता है और पूरा जो ग्राउंड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। टियानलोंग काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। वो बोलता है कि लान तुमने मुझे कुछ ज्यादा सरप्राइज कर लिया एक तरीके से, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे को तुमने कॉर्नर में पुश कर दिया है। ऐसा लग रहा है मैं हार चुका हूँ। ये मेरी ताकत की वजह से नहीं हो रहा है कि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि मैं इसी वजह से आ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक तरीके से अंडर एस्टिमेट ही कर रहा था, पर मैं हार नहीं सकता हूँ। वो सोच रहा होता है कि मैं एक ऐसा ड्रैगन हूँ जो कि टियानलोंग का जो सिंहासन है उसे इनहेरिट करूंगा फ्यूचर में। मैं कैसे इस गेम में हार सकता हूँ, और अगर मैं हारूंगा तो मैं इसका सर्वेंट बन जाऊंगा। अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे ड्रैगन नाइट बन सकता हूँ, फिर मैं कैसे ड्रैगन क्लैन को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को दबा के रखा था और मना कर दिया था एक तरीके से गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करने से। इस गेम को जीतने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। बाकी ड्रैगन नाइट्स ऐसे बैठे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि टियानलोंग कर क्या रहा है, क्या ये ब्लड ड्रैगन एक्सप्लोजन को करने लगा है। ये अपनी ब्लड लाइन को जला रहा है एक तरीके से, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है और जो इसकी चोटें हैं वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाएंगी। पर अगर ये एक टाइम पे यूज हो जाएगी तो ब्लड की कमी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ही कम नहीं होगी, पर साथ में इसकी जो जिंदगी है वो भी खतरे में आ जाएगी। क्या हमें रोकना चाहिए। जिसका मास्टर होता है वो चुपचाप देख रहा होता है। जो बोलती है लान मुझे लगता है ये दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गया। ज़ॉनी बोलता है कि ये लड़ाई है मेरी और इसके बीच में, मैं बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा इसे। सुनिए ऐसे अपने ड्रैगन गॉड पावर को यूज कर रहा होता है और कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। टियानलोंग ऐसे मुसीबत में होता है पर वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है ज़ॉनी के ऊपर। ज़ॉनी के मुंह से खून निकलाता है और ज़ॉनी नीचे ग्राउंड में गिरता है और ऐसे ही पीछे दूर जाके गिरता है। ज़ॉनी ऐसे खड़ा हो रहा होता है और फिर वो अपने ड्रैगन गॉड स्केल्स को भी यूज करता है। उसके फेस पे और हाथ पे ड्रैगन गॉड स्केल्स आ जाते हैं। वो आगे टियानलोंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और काफी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। ड्रैगनाइट जो होता है वो बोल रहा होता है क्या लान सच्ची मुच्ची क्यू टियानलोंग को अपना सर्वेंट बनाना चाहती है, वरना इतना ज्यादा क्यों फाइट कर रही है। क्यू टियानलोंग ऑब्वियसली यहाँ पे हार नहीं सकता है। क्यू टियानलोंग फिर से अपनी स्वॉर्ड का स्लैश कर देता है ज़ॉनी के ऊपर। ज़ॉनी सोच रहा होता है कि जू यानमो के साथ लड़ाई के बाद मैंने एक चीज पता लगाई थी कि मेरे और ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के बीच में एक कनेक्शन है। ये एक तरीके से फीलिंग है इंटीग्रेशन की जो मेरे ब्लड ने लाई है, तो इसलिए मैं हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ क्यों टियानलोंग के साथ अगर मैं ग्राउंड पे होऊंगा तो। जो एनिमी का अटैक है वो बिल्कुल सेम है कि मैं अपनी बॉडी को टेम्पर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ड्रैगन गॉड की पावर को यूज कर ले रहा हूँ जिससे जो मेरे को चोटें पड़ रही है बॉडी पे उन्हें मैं हील कर पाऊँ। इससे मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। टियानलोंग फिर से ज़ॉनी के ऊपर अटैक करता है। ज़ॉनी पिट ही रहा होता है काफी ज्यादा, उसकी पूरी बॉडीज पे इंजरीज होती है। ज़ॉनी फिर बोलता है कि आओ मेरी तरफ। टियानलोंग फिर से अटैक कर देता है, मतलब अपनी स्वॉर्ड से ज़ॉनी ने पंच मारा होता है और ज़ॉनी ऐसे फिर नीचे गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर। टियानलोंग सोच रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लान इतना ज्यादा मतलब मेरे को नफरत क्यों कर रही है। ये मैंने क्या कुछ गलत किया है, इतनी ज्यादा इंजरीज हुई हैं इसे, क्या ये सचमुच नेसेसरी है लड़ने के लिए। ये अपनी जिंदगी को भी रिस्क में ला रही है मुझसे लड़ने के लिए। ज़ॉनी ऐसे खांस रहा होता है, वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। टियानलोंग बोल रहा होता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जीतने के लिए क्या तुम अपनी जिंदगी को भी रिस्क पे ला रहे हो। अगर ऐसे चल रहे हो तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते, क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। वो अपनी एनर्जी को रिफिल करता है, मतलब एक तरीके से अपने अटैक को यूज करने लगा होता है। जो स्पोर्ट्स स्लैश होता है वो ज़ॉनी के ऊपर आने लगा होता है, तभी ज़ॉनी वहां से गायब हो जाता है। टियानलोंग सोच रहे होते
कहाँ पे गई। जॉनी बिल्कुल उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है पीठ पे। वो अपनी फुल पावर को यूज करके अटैक करता है। टियानलोंग ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड को छोड़ के नीचे बेहोश हो जाता है और टियानलोंग को वहीं पे खत्म करने के बाद जॉनी भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। ब्लैक ड्रैगनाइट बोल रहा होता है ये सिचुएशन हम इसे ड्रॉ मान सकते हैं। जॉनी और टियानलोंग ऐसे बेहोश पड़े होते हैं। जो फर्स्ट ड्रैगनाइट होता है वो बोल रहा होता है कि इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, ये ड्रॉ है इस मैच के लिए। तभी जीजू बोलती कि वेट करो, हम जीत चुके हैं, हम जीते हैं। वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला के बोल रही होती है। बाकी बोल रहे होते हैं हाँ ये दो थे। जो फर्स्ट ड्रैगनाइट होता है वो बोल रहे होते हैं हाँ जीजू मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, ये तो लान की ड्रैगन है। फर्स्ट ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि तुम किसका इंतजार करते हो, मैं डिक्लेयर करता हूँ फाइनल्स खत्म हो चुके हैं, लान और हुआंग जीजू जीतते हैं। इस साल का ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन खत्म होता है। लान ज़ानियो ड्रैगन चैंपियन है। प्राइजेस पुराने रूल्स के अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे। ड्रैगनाइट्स के अलावा जितने मेंबर्स हैं वो चले जाओ यहाँ से ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म को छोड़ के बिना किसी डिले के। फिर ऐसे में रूम का सीन दिखाया था, ज़ानियो ऐसे लेटा होता है। हुआंग बोल रहा होता है कि लान ज़ानियो की जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा सीरियस है, पर ड्रैगनाइट्स ने इसे ट्रीट कर दिया है तो मतलब ये ठीक होगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जीजू बोल रही होती है कि ब्रदर हुआंग तुमने भी कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क किया आज, मैं इसकी बाद में हेल्प कर दूंगी इन ब्लड स्टेन्स को मिटाने के लिए। हुआंग बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर ऐसे ही जीजू कपड़े से जो जख्म होते हैं उन्हें साफ कर रही होती है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मतलब एक तरीके से रिमाइंड कर रही होती है कैसे ज़ानियो को चोटें आई होती हैं। बाइज़ू सोच रही होती है कि टियानलोंग तुम कुछ ज्यादा क्रूअल थे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, मेरा इंतजार करना। वो गुस्सा ज़ानियो के ऊपर लगा देती है और काफी ज्यादा जोर से साफ कर रही होती है जख्मों को। ज़ानियो ऐसे जाग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम अपने हस्बैंड को ऐसे मार दोगे। जीजू बोले तुम कब जाग गए। ज़ानियो बोलता है कि मैं थोड़े टाइम से जागा ही हुआ हूँ, तुमने इतने जोर से रगड़ा कि मैं जाग गया, चिंता मत करो इतना बुरा नहीं है वैसे। जीजू ऐसे ज़ानियो को गर्दन से पकड़ लेती है और बोलती है कन्फेस करो, तुम मुझे बताते कि नहीं सारी चीजें पहले ही। ज़ानियो बोल रहा होता है कि हम जो फेस कर रहे हैं वो ड्रैगन नाइट्स का ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं यहाँ के, वो सेंस कर सकते हैं अगर थोड़े बहुत भी इमोशन में चेंजेस आएंगे तो। अगर मैं तुम्हें एडवांस में बता दूं तो तुम कैसे हाइड करोगे कि तुम शांति से एक्ट कर रहे हो। मतलब खुद सोचो अगर मुझे पड़ रही होती और तुम शांत होते तो पता लगा लेते कि कुछ दाल में काला है। मैं भी काफी ज्यादा नर्वस था आज क्योंकि मेरा पहले टाइम था, मैंने फर्स्ट सीट को देखा, मतलब टॉप सीट को देखा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 18 के 18 ही आए होंगे आज। जुजू बोल रही होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ज़ानियो बोल रहा होता है कि ये जो ड्रैगन नाइट्स हैं ये शायद स्टडी करना चाहते हैं कि वो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म से ड्रैगन गॉड की पावर को निकाल सकते हैं कि नहीं, पर एक काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो ड्रैगन गॉड की स्ट्रेंथ है वो इस दुनिया में काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सुपर गॉड वेपन उसने बनाया हुआ था वो शायद उसके लिए ड्रैगन गॉड किंग की पावर चाहिए। इन ड्रैगन नाइट्स के पास गॉड किंग का पावर नहीं है, मतलब एक तरीके से गॉड किंग का लेवल नहीं है। मतलब अगर पावर निकालनी है तो गॉड किंग जितनी ताकत चाहिए। जैसा अंकल ली ने एक बार मुझे बताया हुआ था, ये सच्ची बात है कि वो हेवनली होली स्प्लिट एबिस हेलब्रेड को नहीं तोड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ड्रैगन नाइट्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जुजू बोल रही होती है अच्छी बात है, जो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है वो अभी नहीं तो बाद में तुम्हारा ही होगा, तो ड्रैगन नाइट्स को अब्जॉर्ब मत होने देना, मतलब करने देना उन्हें। वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो फेडरेशन के ऊपर अटैक कर देंगे। तभी ज़ानियो कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि जल्दी हुआंग को बोलो कि हम अभी चलेंगे और फेंगलोंग सिटी में जाएंगे। उसे बोल देना कि मैं जाग गया हूँ। जुजू बोलती क्या फेंगलोंग सिटी में वापस जाना है, तुम तो अभी रिकवर भी नहीं हुए, इतनी ज्यादा जल्दी क्यों। ज़ानियो बोल रहे होते कि एक्सप्लेन करने का कोई टाइम नहीं है, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, पहले प्रिपेयर करो अपने आप को। जुजू बोल रही होती मुझे माफ कर दो ब्रदर तुम ऐसे फेंगलोंग सिटी में चलने के लिए। वांग बोल रहे होते मैं समझता हूँ लान के लिए फेंगलोंग सिटी में हील करना ज्यादा आसान होगा, वैसे चले होते हैं। जुजू पूछ रही होती क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम एकदम से ऐसे क्यों निकले अब। ज़ानियो बोल रहा होता है मुसीबत से बचने के लिए मैंने टियानलोंग को हराया और मैं बेट को जीत गया। ये एक तरीके से सेम है कि मैंने जो टियानलोंग का लीडर है उसके मुंह पे चांटा मारा हुआ है। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था कि उसका डिसिपल जीतेगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में था उस टाइम पे, पर वो गुस्सा दिखा नहीं सकता था उस टाइम पे क्योंकि बाकी ड्रैगन नाइट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। जुजू बोल रही होती है अगर उन्हें बाद में ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में कुछ मिलेगा तो नेचुरली उसका मूड इम्प्रूव हो जाएगा। ज़ानियो बोल रहा होता है पर जो पॉसिबिलिटी है कि उन्हें कुछ मिलेगा वो काफी ज्यादा कम है। तो अब मुझे बताओ कि जो लीडर होगा टियानलोंग का वो कितने ज्यादा गुस्से में होगा। हम इसीलिए जल्दी से वापस फेंगलोंग सिटी की तरफ जा रहे हैं ताकि वो हमें ढूंढ ना पाए और रॉयल फैमिली को। वो अपना गुस्सा फिर किसी और जगह पे पटकेगा जाके। अगर छोटी सी बात में मैं तुम्हें समझाऊं तो हम बच
चुके हैं एक तरीके से, जितना दूर हो सके उससे हम उतना अच्छा होगा हमारे लिए। जुजू बोल रही होती है वो टियानलोंग का लीडर है और उसे फर्स्ट ड्रैगन नाइट भी बोला जा सकता है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में। क्या वो इतना छोटे दिमाग का होगा, मतलब उसकी सोच इतनी छोटी होगी? मतलब ज़ॉनी बोल रहा होता है कि बिहेवियर से पता लगा सकते हैं हम कि वो क्यों टियानलोंग के साथ कैसे बिहेव कर रहा था, कि वो एक कोल्ड नेचर का इंसान है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को उसे दिखाने की, हम बस उसे अवॉइड करना है। जो ब्लैक ड्रैगन नाइट लू लान है वो हमें सपोर्ट करता है, मुझे विश्वास है कि वो ज़्यादा नहीं करेगा हमारे साथ कुछ। जो बोल रही होती है ड्रैगन रेलम की क्या बात है, क्या हम अभी भी जाएंगे? जॉनी बोल रहा होता है अभी नहीं, जब हम वापस पहुंच जाएंगे तो मैं हुआंग को पूछूंगा ताकि वो एक लेटर लिख दे कि जो मेरी इंजरीज है वो सीरियस है और मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं बोलूंगा इन्हें ड्रैगन रेलम में मुझे भेजने के लिए। अभी हमें जल्दी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी पे हूँ मतलब ड्रैगन रेलम में जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ पे जो भी ड्रैगन कोड ने बेनिफिट छोड़े हैं वो मुझे मिल जाएं। ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म से मुझे इतना कुछ मिला तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी। जिसे बोल रही होती है क्या तुम इस टेंशन में हो कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ तो तुम्हें डर है कि मैं खतरे में पड़ जाऊंगी, इसलिए तुम इस टाइम पे नहीं चलना चाहते हो? जॉनी बोल रहा होता है कि जिसु तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार और सुंदर हो, मैं कुछ भी तुमसे नहीं छुपा सकता हूँ। जिसु बोल रही होती है तुम क्या करते अगर तुम हार गए होते? जॉनी गुस्सा गुस्सा होता है। जिसु बोलती है तुम क्यों टियानलोंग से शादी करते कि नहीं करते? जॉनी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसी वजह से मैं हार नहीं सकता था, मैं उस इंसान को मार देना चाहता था। वांग बोल रहे होते गिलान क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तुम्हारा फेस इतना सा गुस्सा मतलब क्यों दिखा रहा है? जॉनी बोल रहे होते कुछ नहीं, बस मेरे जख्म हर्ट कर रहे हैं। पहले एक दूसरे से माइंड मैसेज का यूज करके बात कर रहे होते हैं। जिसु बोल रही होती है कि अगर बात करें तो क्यूट टियानलोंग की किस्मत काफी ज्यादा बुरी है, अब वो लीडर नहीं बन पाएगा फ्यूचर में। जॉनी बोल रहे होते मुझे डर है कि वो अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। ये तभी हो पाएगा ठीक जब उसकी जो ब्लड लाइन है उसमें कुछ चेंज आ जाए। जो लीडर टियानलोंग का उसने गिव अप कर दिया उसके ऊपर, तो फिर उसका ताकतवर बनना आगे काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर हमें फैंगलोंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। जुजू और जॉनी वहाँ पहुंच जाते हैं। जुजू बोलती है कि फादर मैं वापस आ गई हूँ। जो हुआंग का फादर होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छी चीज है कि तुमने अपना ध्यान रखा और तुम ड्रैगन रेलम की तरफ नहीं चल पड़े। मैं नए ड्रैगन पावर होल का ध्यान रखूंगा और मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगे उसे देख के। अब तुम वापस आ गए तो घर जाओ, रेस्ट करो, मैं तुम्हें बता दूंगा अगर कुछ होगा तो। जॉनी बोलते ठीक है। जॉनी फिर ऐसे ही चला होता है जुजू के साथ और बोल रहा होता है कि जुजू हमें एल्डर शू के पास जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें घर वापस जाना चाहिए। जुजू बोल रही होती है कि घर जाना है, पर अगर वो तुम्हें ड्रैगन रेलम में जाने के लिए बोलेंगे तो क्या करोगे तुम? हम टाइमिंग को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अकेले में ताकि हमारे जो जख्म है ये हील हो जाए, और हम तभी बात करेंगे जब हम पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसी बार हम वापस जा पाएंगे और फिर इसके बाद हमारे पास जरा टाइम नहीं मिलेगा वापस जाने का, हमें काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा फिर ड्रैगन रेलम में अगर हम वहां पे गए तो चाहे रिस्की भी क्यों ना हो हमें जाना ही पड़ेगा, एक चक्कर तो काटना ही पड़ेगा घर का। जुजू बोल रही होती ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगा तो हम अपने सर्वेंट्स को बता देंगे कि हम वहां पे गए हैं जहाँ पे हम पहले रहते थे और उन्हें पता भी नहीं है कि हम कहाँ से आए हुए हैं, तो उन्हें मतलब वो ढूंढ नहीं पाएंगे हमारी लोकेशन को। जॉनी बोल रहा होता है कि घर जाना मेरे को अच्छा लग रहा है। जो बोल रही होती है हाँ। फिर हमें ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे जो फर्स्ट ड्रैगन नाइट होता है वो बीच में खड़ा होता है और बाकी ड्रैगन नाइट्स ने उसे साइड से घेरा होता है, मतलब बीच में रखा होता है उसे। जो फर्स्ट ड्रैगन नाइट होता है वो बोलते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। जितने बाकी ड्रैगन नाइट्स होते हैं वो अपने हाथ को कट करते हैं और अपने ब्लड को यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट ड्रैगन नाइट सोच रहा होता है कि मेरा जो ब्लड है वो हाईएस्ट लेवल पे है और सबसे ज्यादा एनर्जी है इसमें बाकी ड्रैगन नाइट्स के कंपैरिजन में। अगर कोई फीडबैक आएगी ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म से तो वो सबसे पहले मुझे आएगी। मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता है मेरी अगर ब्लड लाइन मतलब जो ब्लड लाइन है उसमें कुछ भी घाटा हो जाएगा। तो जब से मैं इस कल्टीवेशन पे पहुंचा हूँ इस लेवल पे, तो मैं ये फील कर सकता हूँ कि जो मेरी अभी की कल्टीवेशन लेवल है वो अनस्टेबल है। अगर कम ड्रैगन रेलम की एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो जो पावर है वो चली जाएगी और मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। काफी ज्यादा लंबे टाइम से जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो नहीं बढ़ पा रहा है। ये इसी वजह से क्योंकि गॉड से नीचे कोई लोअर पोजीशन है ही नहीं। हम सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेस अपने खुद के सिस्टम को नहीं बना सकते हैं और अपनी कल्टीवेशन को मेंटेन करने के लिए हमें बाहर की एनर्जी यूज करनी पड़ती है। हमारी जो उम्र है वो सिर्फ बढ़ ही सकती है पर हम असली इमोर्टैलिटी को नहीं पा सकते हैं, हम पूरी तरीके से अमर नहीं हो सकते हैं। एक ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि जो
ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है वो रिएक्ट कर रहा है। वो सोच रहे होते हैं कि जो ड्रैगन नाइट्स थे पास के, वो भी डिवाइन वर्ल्ड को बनाना चाहते थे अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगा के, पर जितना मर्जी उन्होंने ट्राई किया, मतलब वो एक तरीके से डिवाइन वर्ल्ड के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। जब तक किसी की पर्सनल स्ट्रेंथ लेजेंडरी गॉड किंग तक नहीं पहुंचती है, तब तक गॉड रेलम की क्रिएशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई पहुंच जाएगा लेजेंडरी गॉड किंग लेवल तक, तो ही गॉड रेलम बन सकता है। अगर कोई किस्मत की बात ना हो, अगर तुम्हें कोई अच्छे इनकाउंटर्स ना मिले, मतलब चीजें ना मिले, तो चाहे तुम जितनी मर्जी साल लगा लो कल्टीवेशन में, आगे बढ़ना इम्पॉसिबल सा ही है। ऐसे तो जो पावर है ड्रैगन्स की ड्रैगन वर्ल्ड में वो काफी ज्यादा है, पर फिर भी उस लेवल तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। ब्लैक ड्रैगनाइट सोच रहा होता है इस टाइम लान ने ये लेवल पाया है ब्लड लाइन एनर्जी का ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में, जिसकी वजह से उसकी ब्लड लाइन इवॉल्व हो चुकी है। सेम ही इवोल्यूशन अगर हमारे साथ हो तो हमें एक तरीके से फायदा मिल जाएगा और हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करना। वो तीसरा ड्रैगनाइट सोच रहा होता है कि उस दिन जो लान थी वो आधे से ज्यादा अपने खून को खो चुकी थी, पर हम जो सुपर गॉड लेवल के ड्रैगन्स हैं, इनके लिए हमारा खुद का ब्लड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा ब्लड काफी ज्यादा होता है, तो वो लान के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जो एनर्जी होती है वो एक तरीके से डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। सभी बोल रहे होते हैं कि जो एफर्ट्स थे वो बेकार में नहीं किए। जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट ड्रैगन नाइट के पास जा रही होती है, कलरफुल एनर्जी, और उसे पूरे तरीके से कवर कर रही होती है उसकी बॉडी को। वो बोल रहा होता है मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैं कम्प्लीटली रिबॉर्न हो गया हूँ, जिससे उनके बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि ये क्लियरली ब्लड लाइन फ्लक्चुएशन है और वो भी मेरे ब्लड लाइन से ज्यादा है। एक और ड्रैगनाइट सोच रहा होता है कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कलरफुल एनर्जी है इसकी ब्लड लाइन से ट्रिगर हुई है और ये आसानी से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है बिना किसी रिजेक्शन के, मतलब मना हुए। ये फीलिंग कुछ ज्यादा अच्छी है, मतलब एक तरीके से हम एक्साइटमेंट की फीलिंग पा रहे हैं, फ्रेसिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। फर्स्ट ड्रैगनाइट सोच रहा होता है कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, क्या ये रिएक्शन है एक तरीके से कि मैंने काफी ज्यादा अपना खून खो दिया है। मुझे अपने ब्लड के फ्लो को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और अपने बॉडी में उसे घुमाना पड़ेगा, अपने ब्लड को थोड़ा सा और पैदा करना पड़ेगा। जो एनर्जी है ब्लड के अंदर वो मैं दोबारा कल्टीवेट कर सकता हूँ, पर ब्लड लाइन के लेवल को बढ़ाना पास्ट कुछ सालों में भी पॉसिबल नहीं हुआ है। पर आज के रिजल्ट्स ऑब्वियस हैं, फर्क तो पड़ा ही है। वो बोल रहा होता है कि आज के लिए काफी है, हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। फिर ऐसे हमें ज़्वानी दिखाई देता है, वो एल्डरशू और बाकी के पास पहुंच जाता है। एल्डरशू बोल रहा होता है कि पहले मैंने सोचा था कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हुए जीने के लिए और मैं अपने मिशन को खत्म कर देता तुम्हारी हेल्प करके और तुम्हें एक तरीके से पावरफुल बना के, पर ऐसा लग रहा है कि अब मैं मरूंगा नहीं। जो मेरी हेयर लाइन है वो भी वापस आ गई है। जॉनी बोल रहा होता है कि मैंने प्लान बनाया कि तुम्हें मेरे को वापस एकेडमी में लेके जाना है, क्योंकि अगर किसी को हम पीछे छोड़ देंगे और अगर उनके बारे में पता लग जाएगा तो काफी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एल्डरशू बोल रहा होता है सही है वापस जाना और एक तरीके से रिपोर्ट देना फेडरेशन को और एकेडमी को। जॉनी बोल रहा होता है कि एल्डरशू हमने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और काफी ज्यादा रेयर मेटल्स को भी पाया है। अब मुझे बताओ कि अच्छा तरीका क्या होगा ड्रैगन की कोप्स को एक तरीके से बांटने के लिए। एल्डरशू बोल रहा होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने फेडरेशन को देनी है और एकेडमी को बताना है। और रही बात मिनरल रिसोर्सेज की, मुझे लगता है हमें उसे आधे में बांटना चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो एक तरीके से फेडरेशन में अच्छा ही है, तुम्हें रैंक मिलेगा। और रही बात अगर ट्रेजर्स की, तो उसे तुम एकेडमी में ले जाओ तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो मेन रीजन है मेरे को यही चिंता है कि अगर उनको पता लगेगा कि ये जो नेचुरल मटेरियल्स हैं ये फेडरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो वो ओरिजिनली मतलब डाउट ही करेंगे कि चीजें आई कहां से। एक तरीके से तुम्हारी आइडेंटिटी के ऊपर शक पड़ेगा। और ये बात ड्रैगन्स के कॉप्स की, डेड बॉडी की, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि फेडरेशन को मत दो इसे, पर इसे तुम एकेडमी को दो ताकि तुम सीक्रेटली एक इकोलॉजिकल वॉरशिप को बना सको। जॉनी जो ये रिसोर्सेज है टैनलोंग स्टार में, ये तुम वापस लेके जा रहे हो एकेडमी में, तो मैं तुम्हें सच बताऊं एक बात, एकेडमी के पास भी इतनी चीजें नहीं होंगी, मतलब जिसके मतलब वो तुम्हें रिवॉर्ड क्या ही दे पाएंगे इतनी चीजों का। जो रिसोर्सेज है इनर कोर्टयार्ड में वो अच्छी हैं, पर वो जरा भी नहीं है, मतलब जो तुम कल्टीवेशन कर रहे हो टैनलोंग स्टार में उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना है उसके लिए। जॉनी बोल रहा होता है कि जो भी मैंने टैनलोंग स्टार में पाया है वो मैंने एक तरीके से चुराया ही है। रही बात एकेडमी की, तो एकेडमी मेरा घर है। अगर मुझे ट्रेनिंग रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे जो कि मेरे लिए अच्छे हैं एकेडमी में, तो भी मैटर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और ऊपर से एकेडमी के पास हैं ऐसे रिवॉर्ड जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वैसे वो रिवॉर्ड्स टांग सेक्ट में है। एल्डरशू बोल रहा होता है कि कौन सा रिवॉर्ड तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सा इंटरेस्ट है तुम्हारा उसमें। जॉनी बोल रहा होता है टांग सेक्ट का फॉरबिडन ट्रेजर।
ये सुन के एल्डरशू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एल्डरशू बोल रहा होता है, वेल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फॉरबिडन वेपनरी या फिर जो भी ट्रेजर्स है उनको ओपन करने के लिए, और ऊपर से तुम चाहते क्या हो, टानलोंग स्टार को उड़ा देना चाहते हो। और ऊपर से मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अकेडमी और टांग सेक्ट यही सोचती है कि तुम हमेशा तबाही मचाते हो। ज़ॉनी बोल रहा होता है कि ये सच नहीं है, पर मुझे एक तरीके से पावरफुल वेपन्स अच्छे लगते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज्यादा हो सकती है हमारी टांग सेक्ट की। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फेडरेशन काफी ज्यादा नीचे है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के कंपैरिजन में, पर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी काफी ज्यादा पीछे है फेडरेशन के। वो तो अभी टेक्नोलॉजिकल एज में घुसे ही नहीं है। शू बोल रहा होता है कि हाँ, बोल सकते हैं कि सिचुएशन इक्वल ही है। एक सुपर गोड लेवल ड्रैगन नाइट अपनी पूरी पावर को यूज करके अटैक करता है, जॉनी बोल रहा होता है। और हाँ, हमारे जो ड्रैगन किंग क्लास के हैं, मतलब ड्रैगन किंग क्लास के जो वेपन्स हैं वो काफी पावरफुल हैं, और उन्हें डर एक और चीज से है कि जो हमारी मदरशिप है उसमें जो मेन गन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मैं टेक्नोलॉजी चाहता हूँ एज अ रिवॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि जो 33 स्काई विंग्स हैं वो सेफ रहें, उनकी शिप्स स्ट्रॉन्ग बन जाएं। शू बोल रहा होता है, चलो ये ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो। जॉनी बोल रहा था, शुक्रिया एल्डर शू। फिर एक तरीके से 3 दिन लग गए उनको पूरी तरीके से अपने फ्यूल को खत्म करके फुल स्पीड में पहुंचने के लिए वापस। जो 33 स्काई विंग्स बैटलशिप थी वो वापस 7th फ्लीट पे पहुंच चुकी थी। बैटलशिप की हेल्प से जो 33 स्काई विंग्स थे वो एकदम से गायब हो गए ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी से और वापस बैटलशिप के अंदर एंटर कर चुके। जो कैप्टन होता है वो बोल रहा था, जॉनी वापस आ गए हो तुम। जॉनी बोल रहा था, कैप्टन तुम यहाँ पे खुद ब खुद क्यों आए। वो जॉनी को पकड़ लेते और बोलते थे, रहो शरारती बच्चे। जॉनी बोल रहा था, हैं। वो बोलते, जॉनी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मुझे सच बताओ। जॉनी बोलता, सच क्या बताऊं मैं। वो बोल रहा होता है, क्या तुम वो क्रॉस ड्रेसर हो, मतलब जो लड़की बन रहे थे, सच बताना मुझे। जॉनी बोल रहा था, हैं क्या तुम सीरियस हो। कैप्टन बोल रहा होता है कि ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, पर फेडरेशन को एक वीडियो मिली हुई थी सीक्रेट चैनल से जिसमें हमने लड़ाई देखी है टानलोंग स्टार की। इसने हमें दिखाया था कि 2 वुमेन एक मैन के अगेंस्ट में लड़ रही थी। जो इन्फॉर्मेशन हमें भेजी गई है वो 2 मतलब हाई रैंकिंग ड्रैगन है टानलोंग स्टार के। जॉनी बोल रहा होता है, फेडरेशन के पास वीडियो डाटा भी आ गया ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन का, जल्दी न्यूज को ब्लॉक करो, इसे यहाँ वहाँ मत भेजो। अगर कोई मतलब मेरा पता लगा लेगा तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। कैप्टन बोल रहा होता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं जैसे ही वीडियो को देखा मैंने कमांडर को बोला कि ब्लॉक कर दो इस वीडियो को और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, ताकि कोई देख ना पाए इसे और आगे इसे भेजे ना। और जिस भी इंसान ने वीडियो देखी हुई है उन्हें मना किया हुआ कि किसी को बताना नहीं है। और ऊपर से बात वही है कि जो इमेज थी वो ज्यादा क्लियर नहीं थी और तुमने लड़कियों के कपड़े डाले हुए थे तो ज्यादा इंसान पता नहीं लगा पाएंगे कि वो तुम ही थे। मैंने इसीलिए तुम्हारा पता लगाया क्योंकि जीजू तुम्हारे साथ थी। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने आप को लड़की बना के घूम रहे हो या तुम असली में लड़की हो जो कि लड़के का भेष बदल के घूम रहा है। ये सुन के जॉनी को गुस्सा आ जाता है। जॉनी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं एक लड़का हूँ और मैंने लड़की के कपड़े डाले थे। तुम्हें पता है हमारे जो मार्शल सोल है और उसका ब्लड कैसा है, मतलब ड्रैगन ब्लड। हमने अपने आप को हाई रैंकिंग ड्रैगन्स में बदल के गए थे। हम एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया था हमने अपने आप को वहाँ पे। कैप्टन बोल रहा होता है, इतना अच्छा टैलेंट, तुम सचमुच टैलेंटेड हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके से अपने आप को इन्फिल्ट्रेट करोगे। एक लड़का जो कि लड़की बन के घूम रहा है और ऊपर से इतना ज्यादा सेम टू सेम लगता है लड़की की तरह। हम भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि मतलब तुम कौन हो एक्चुअल में, तुम जीतते हो। जॉनी बोल रहा होता है, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम। फिलहाल जॉनी ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो मिनरल्स थे वो उस कैप्टन को दे दिए थे। जो कैप्टन यान था उसने एक अच्छी पोजीशन एज अ रिवॉर्ड जॉनी को प्रोवाइड कर दी थी फ्लीट में। जनरल बाइलिंग ने भी फिर हैप्पीली अप्रूव कर दिया ड्यूला स्टार में उनकी रिटर्न को। सो बाइलिंग एक बैटलशिप भी भेजता है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो चले होते हैं। बाइजुजू जॉनी के पास आके बोल रही होती है, क्या हम पहुंच गए। जॉनी बोल रहा होता है, हाँ हम घर वापस पहुंच गए हैं। वो जिजू के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है, जब जो प्रॉब्लम है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की वो सॉल्व हो जाएगी तो हम जरा भी बिजी नहीं रहेंगे। तुम क्या सोचते हो, वापस जाना अपने घर में, वहां पे रहना, एक्सप्लोर करना और साथ में ट्रैवल करना, है ना। जिजू बोल रही थी, क्या ये सच है। जॉनी बोल रहा हो तो ऑफ कोर्स ये सच है। अगर मैं सच्ची मुच्ची ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन को इनहेरिट कर पाऊंगा तो मेरे पास चांस होगा ड्रैगन गॉड बनने का फ्यूचर में। उस टाइम पे मैं जो मर्जी चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, जहाँ भी चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ। मैं एक डिवाइन वर्ल्ड भी बना सकता हूँ खुशी के लिए। ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। जिजू सुन के
हंस रही होती है और पूछती है कि ज़ॉन्यू तुम्हें क्या लगता है टीचर नाना जाग गई होंगी। ज़ॉन्यू बोल रहा होता है मुझे पता नहीं, मेरे को अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए, उनमें से एक ही है कि देखना है जाके मुझे कि टीचर नाना जाग गए हैं कि नहीं। जिसू बोल रही होती है और दूसरी चीज क्या है, दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम टीचर नाना के जागने से कंपेयर कर रही हो। ज़ॉन्यू बोल रहा होता है उसे हक करके कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता लग जाएगा जब टाइम आएगा। वैसे वो पहुंच जाता है अकेडमी में, वहाँ पे जो पेविलियन का लीडर होता है वो वहाँ पे उसके पास आके बोल रहा होता है ज़ॉन्यू वेलकम। ज़ॉन्यू हैरान होके बोल रहा होता है एल्डरी टीचर्स तुम यहाँ पे हमें पिक करने के लिए क्यों आए, मुझे माफ कर दो मैंने इतना बर्डन तुम्हारे ऊपर डाल दिया। ये बोल रहा होता है अगर सीनियोरिटी की बात करें तो हम सेम ही जनरेशन के हैं और ऊपर से जो तुम्हारी कंट्रीब्यूशन है एकेडमी के लिए वो बहुत ही ज्यादा है, एक वेलकम तो कुछ भी नहीं है उनके कंपैरिजन में। चलो चलते हैं स्काई सिटी में बात करने के लिए। वांग भी बोल रहा होता है ज़ॉन्यू ऐसा लग रहा है तुमने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी है इस बार एकेडमी के लिए। दूसरी एल्डर बोल रही होती है कि जाओ वांग जाओ और मीटिंग को हेल्ड करो सी गॉड पेविलियन में। चलो सी गॉड पेविलियन में चलते हैं। ये बोल देता है कि बाकी यहाँ पे रुको और ट्रेन करो, बाकी सभी बोलते हैं कि ठीक है। हमें सी गॉड पेविलियन का सीन दिखाया था, ज़ॉन्यू वहाँ पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया था मुझे यहाँ से गए हुए, टीचर नाना जाग गए होंगे और अंकल ही मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे आजकल। तभी टांग बुलिन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है ज़ॉन्यू बोलता है अंकल ली। मुझे पहले ये समझ नहीं आता कि अपने फादर को अंकल क्यों बोलता है। वो पीछे मुड़ जाता है और एक तरीके से इमोशनल हो जाता है कुछ ज्यादा ही। वो जाके टांग बुलिन को हक कर लेता है और बोलता है कि तुम मतलब टांग बुलिन बोल रहा होता है कि तुम वापस आ गए हो, तुमसे मिलके मतलब मुझे खुशी हुई कुछ ज्यादा ही। इस टाइम बाहर जाके तुम कुछ ज्यादा बदल गई हो। ज़ॉन्यू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगा, शायद ये तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होगी। टांग बुलिन सोच रहा होता है कि इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये सोच ही रहा है कि टानलोंग स्टार में इसने क्या क्या करना है। पहले ये सिर्फ बच्चा ही था जो कि मतलब ये बच्चों की तरह हरकत कर रहा था टांग बुलिन इस टाइम पे, जो कि रोक नहीं पा रहा था अपने आप को, वो बस शो ऑफ करना चाहता था अपने फादर के सामने। वो फिर ऐसे सी गॉड पेविलियन में पहुंच जाते हैं, सभी एक तरीके से टांग बुलिन को ग्रीट करते हैं और वो बैठ जाते हैं एक जगह पे। वेल टांग बुलिन शायद पेविलियन मास्टर बन गया है, उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है चलो बात करते हैं। वो पूछ रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हुई हैं तुम्हारे साथ टानलोंग स्टार में इस बार। ज़ॉन्यू बोल रहा होता है हाँ काफी ज्यादा सिचुएशंस अलग अलग हुई हैं मेरे साथ। पेविलियन मास्टर अंकल ली और जितने भी टीचर्स हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो टानलोंग स्टार है वो सचमुच बहुत बड़ा ट्रेजर है। उसकी बातें सुन के सभी कुछ ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, खासकर जब लास्ट ज़ॉन्यू ने बात बोली कि उसने सभी ड्रैगनाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए जब उन्होंने सुना कि वो सभी सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेज हैं। टांग सेक्ट का बोल रहा होता है इतने ज्यादा सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेज वो सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, वो है ये कि हमारी जो मदरशिप है उसके पास एबिलिटी है टानलोंग स्टार को खत्म करने की। पेविलियन मास्टर बोल रहे थे ज़ॉन्यू तुम्हें क्या लगता है। ज़ॉन्यू बोल रहा होता है कि अच्छे तरीके से टानलोंग स्टार को समझने के बाद मैं ये फील कर सकता हूँ कि वो जो प्लेनेट है वो एक तरीके से ट्रेजर है इस पूरे यूनिवर्स में। एक ऐसा प्लेनेट जो इतने ज्यादा सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेस को पैदा कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। जो सोर्स एनर्जी है उस प्लेनेट की वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइफ को भी कुछ ज्यादा बड़ा है, वो एटलीस्ट 100 टाइम बड़ा है हमारे होम प्लेनेट से। ये काफी ज्यादा बुरी बात होगी अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ऊपर से जैसे कि मैंने सोचा है अगर हम सचमुच मरते दम तक लड़ेंगे फिर भी हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा छोटे होने वाले हैं। मुझे लगता है अगर तुम टानलोंग स्टार को पाना चाहते हो तो अंदर ही अंदर से उसे खोखला करना ज्यादा सही रहेगा, लाइक इन्फिल्ट्रेशन करना। ये बाकी सभी सुन नहीं रहे होते हैं। ज़ॉन्यू बोल रहा होता है अगर हम कुछ टॉप पावर हाउसेस को अपना बना लें तो कुछ हो भी सकता है, हम उस प्लेनेट को अपना बना सकते हैं और एक तरीके से सपोर्ट भी पा सकते हैं उस प्लेनेट का। शांति भरी चीजें होंगी, मतलब एक तरीके से बातचीत करके ही। वांग बोल रहा होता है ज़ॉन्यू जो तुम बात कर रहे हो मुझे फैंटेसी जैसा लग रहा है, हम ऐसे कैसे एक उस प्लेनेट को यहाँ पे मतलब उन लोगों को यहाँ पे आने दे सकते हैं जो कि सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेज हैं, तुम्हें लगता है वो शांति से काम करेंगे। ज़ॉन्यू बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये चीजें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ड्रैगन रेस को समझ के आया हूँ। जो मेरी ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है जो कि मेरे पेरेंट्स से आई हुई है। जो मेरे पेरेंट्स की ब्लड लाइन है वो गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग है, मेरे पास दोनों का ब्लड है सेम ही टाइम पे। इस टाइम टानलोंग स्टार में ड्रैगन पावर जो थी मेरी बॉडी में वो वांग के टेम्परिंग मेथड के थ्रू ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन में कन्वर्ट होने लग पड़ी है। जिस मोमेंट में मैं गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करूंगा जो मेरी ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है वो पूरे तरीके से रिवाइव कर जाएगी। एक रूल है ड्रैगन रेस में जिसे ब्लड लाइन सुप्रीमेसी बोलते हैं,
अगर एक दिन मैं सुपर गोड लेवल तक कल्टीवेट कर पाऊंगा और ट्रू ड्रैगन गोड की स्ट्रेंथ को रिवाइव कर पाऊंगा तो मेरे लिए पॉसिबल है फिर पूरे ड्रैगन क्लैन को कंट्रोल करने का। अगर मैं ड्रैगन क्लैन को रूल करूंगा और सभी ड्रैगनाइट्स को कंट्रोल करूंगा तो जो टियानलोंग स्टार है वो मेरे हाथों में होगा। टियानमा स्टार भी कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको भी हमारे लिए अपना बनाने के लिए। फिर जो पीसफुल चीजों से काम हो सकता है ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं ड्रैगन गॉड बनना और ड्रैगन रेस को रूल करना, ये बच्चा तो कुछ ज्यादा डेयरिंग है। टांग वुलिन बोल रहा होता है कि चलो सोचो ज़ुआन यू ड्रैगन गॉड की पोजीशन को पा लेता है और असली में ड्रैगन गॉड बन जाता है तो हाँ ये पॉसिबल है टियानलोंग स्टार को अपना बनाना, पर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है गॉड किंग बनना ही गॉड रेलम के एग्जिस्टेंस के अलावा। ज़ुआन तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़ुआन हाँ कर देता है और बोलता है सीनियर प्लीज देखो। वैसे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब एक प्रोजेक्शन टाइप लगा होता है बनाने। वांग सोच रहा होता है कि अभी अभी गया था और ये बच्चा इतना कुछ कर सकता है, इसका मतलब जो स्पिरिचुअल पावर है इसकी वो स्पिरिचुअल रेलम से डिवाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये गॉड लेवल स्पिरिचुअल पावर है एक तरीके से। वो बोल रहा होता है कि सभी प्लीज देखो, ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन के दौरान मैंने एक बहुत बड़ा स्टोन डिस्कवर किया था जिसे ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है। ये हो सकता है कि ये सुपर आर्टिफैक्ट है जो कि ड्रैगन गॉड ने बनाया हुआ था। मैंने इसे टच करने की कोशिश की थी टूर्नामेंट के दौरान और मैं फील कर सकता हूँ कि ड्रैगन गॉड की एनर्जी है उसके अंदर स्टोर। वैसे अपने एक तरीके से स्केल्स को बाहर निकालता है जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं। पेविलियन मास्टर हैरान हो जाती है और बोलती है क्या तुम ट्रांसफॉर्म कर चुके हो ड्रैगन गॉड में उसके साथ? टांग वुलिन बोल रहा होता है हाँ, अलग अलग रास्ते सेम ही डेस्टिनेशन में भी लेके जाते हैं। हमारे लिए ये मतलब मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक है, इसके लिए ये चीज है जो इसने दिखाई है। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ जो भी अंकल ही ने बोला। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर तुम गॉड किंग बनना चाहते हो तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी डूला स्टार देगा मुझे वो काफी नहीं होगा, पर अगर मैं उस लेगेसी को ऑब्जर्व करूँ जो कि पहले वाले ड्रैगन गॉड पीछे छोड़ के गया है तो हो भी सकता है। और ऊपर से मैं ये जज कर सकता हूँ कि अभी भी ड्रैगन गॉड की बोन्स बची हुई हैं और छुपी हुई हैं ड्रैगन रेलम में, तो अगर मैं उन्हें ऑब्जर्व करूंगा तो गॉड किंग बनना आसान होगा। टांग वुलिन बोल रहा होता है हाँ मैं मान सकता हूँ जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल है, पर तुम फिर भी एक इंसान हो। अगर वो तुम्हारा पता लगा लेंगे तो इतने ज्यादा सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेस के सामने तुम्हारा भागना नामुमकिन हो जाएगा। वुलिन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, तो मैं ये होप करता हूँ जब तक मैं पूरे तरीके से बड़ा ना हो जाऊँ, मेरे को पूरे तरीके से पूरा सपोर्ट मिले एकेडमी से भी और टांग सेक्ट से भी, एटलीस्ट ये गारंटी हो जाए कि मैं भाग सकूं अगर वो मेरा पता लगा ले तो। और ऊपर से इस टाइम मैं जाऊंगा तो मैं ये होप करता हूँ जो 100,000 एयर के प्लांट्स हैं, प्लांट साउल बीस्ट, उन्हें मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, खासकर 33 स्काई विंग्स की भी। अगर हम सभी गॉड लेवल को फ्यूचर में अचीव कर पाएंगे तो हमारे पास एक तरीके से एबिलिटी होगी खुद को प्रोटेक्ट करने की, टियानलोंग स्टार को भी। सेम ही टाइम पे ये पॉसिबिलिटी है लाइफ एनर्जी को यूज करना टियानलोंग स्टार की, जिससे हम इटर्नल ट्री को द्वारा इवोल्व करा सकते हैं, तो मदर स्टार भी इवोल्व करेगा। जो कल्टीवेशन स्पीड है टियानलोंग स्टार में कुछ ज्यादा फास्ट है तो एक तरीके से हेल्प ही होगी। इस टाइम इस टाइम जब मैं जाऊंगा मैं ध्यान दूंगा कि मुझे क्या बोलना और क्या करना है। मैं आसानी से डिस्कवर नहीं होऊंगा और मैं ड्रैगन रेलम में पक्का ही चला जाऊंगा। अगर मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ गॉड लेवल में तो जो ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है वो सच्ची मुच्ची रिवाइव हो सकती है और फिर जो ट्रेसेस है मेरी इंसानियत के मेरी बॉडी पे वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। फिर ऐसे जो एल्डर्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है, जो ज़ुआनी ने बोला, अगर मैं तुम्हें सच सच बोलूं तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं बूढ़ा बनता जा रहा हूँ। ये आइडियाज कुछ ज्यादा बोल्ड हैं पर अट्रैक्टिव भी हैं। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथों में तो मुझे लगता है कि हमें पकड़ लेनी चाहिए। पेविलियन मास्टर भी बोल रही होती है, ये बोल्ड और खतरनाक करेक्ट काफी ज्यादा सिमिलर है मेरे साथ होता, मैं था पहले, एक तरीके से मैं थी पहले ऐसी। उस टाइम पे मैं एक ह्यूमन कैनन थी, मैं तो इससे ज्यादा पागल थी। ये तो मेरे बच्चे की तरह लग रहा है। तभी टांग वुलिन चुप हो जाता है, वेल इनका कुछ था पहले। टांग वुलिन बोल रहा होता है, आज यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, चलो वोट करते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं ज़ुआनियों के आइडिया को कि नहीं। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है, वो तुम्हारा बेटा है, अगर तुम उसे सपोर्ट करोगे तो मेरा भी कोई रीजन नहीं है उसे सपोर्ट नहीं करने का। ये डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो। वुलिन बोल रहा हो, अगर मैं सच में बोलूं तो मैं यही होप करता हूँ कि उसे सी गोड पेविलियन में रखना और उसे वापस भेजना। थोड़े दिन से मेरे पास रहने दो, ये सबसे ज्यादा सही होगा। पर बात वही है कि मैं उसे अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकता हूँ। हर इंसान के पास चॉइस होनी चाहिए कि
उसे जिंदगी में करना क्या है। मैं उसका फादर हूँ, मैं उसकी हर एक चॉइस को रिस्पेक्ट करूंगा और सपोर्ट करूंगा। साथ में ये चीज भी सोचूंगा उसे सेफ कैसे रखना है। इस टाइम मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और वेट करूंगा तुम्हारा 7th फ्लीट में। अगर तुम खतरे में होगे तो मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। अगर हम ड्रैगन नाइट के अगेंस्ट में भी फाइट क्यों ना हो जाए, फिर भी चांस होगा अगर मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो तुम्हें बचाने का और भगाने का। वुलन बोल रहा होता है, पर अंकल ली, टीचर नाना अभी भी। टांग वुलन बोल रहा होता है कि वो टाइम के साथ ठीक हो रही है, मैं फील कर सकता हूँ। वो जल्दी अपने शेल के बाहर आ जाएगी, चिंता मत करो उसकी तुम। वो ठीक है, अगर टाइम होगा तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम काफी ज्यादा मतलब चीजें जो हमने तुम्हें देनी है। अब जो बाकी हमारी बची जिंदगी है, हम सिर्फ तुम्हारे लिए जिएंगे और खुद के लिए जिएंगे। वुलन सोच रहा होता है एक तरीके से इमोशनल होके कि इन्होंने बोला कि ये और टीचर नाना मेरे साथ आएंगे, इन्होंने ये बोला कि हम साथ में जिएंगे। वो पहली बार टांग वुलन को डैड बोलता है। सो वुलन एक तरीके से इमोशनल होके मतलब इमोशनली हो जाता है। बाकी सभी खुश होते हैं सुन के। टांग वुलन बोल रहा होता है कि ज़ॉनी तुमने फाइनली मुझे डैड बोला। मेरा बेटा एक तरीके से तैयार है मुझे फादर बोलने के लिए। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या ही हो सकती है। सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था कि एक तरीके से मैं इमोशनल हो गया। जॉनी बोल रहा होता है डैड हम साथ में और हम कभी अलग नहीं होंगे। पेविलियन मास्टर ये देख के चुप होती है और सोच रही होती है अगर मेरे पास चांस होता तो मेरे को अलग चॉइस लेनी चाहिए थी। वुलन बोल रहा होता है तो चलो वोट करते हैं। जो टांग सेट का होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा वरना मास्टर मुझे मार देंगे। पेविलियन मास्टर पूछ रही होती है कि जॉनी किस तरीके का सपोर्ट तुम्हें चाहिए। जो एकेडमी और टांग सेट है वो अपना सब कुछ करेगी ट्राई। वुलन बोल रहा होता है शुक्रिया पेविलियन मास्टर की, तो मुझे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए टांग सेट से। मैं यही होप करता हूँ कि जो सिल्वर आर्मर्ड बैटलशिप है वो हमें दी जाए यूज करने के लिए। सिर्फ इकोलॉजिकल बैटलशिप जो है वही एक तरीके से हमारी हेल्प कर सकती हैं सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है कि तुम रख सकते हो उसे, एक तरीके से उसे एक्सचेंज कर लो। एक तरीके से इसे एक्सचेंज मान लो कि जो तुमने हमें ड्रैगन बॉडीज दी हैं उसके बदले। जो ड्रैगन बॉडी होती है वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा सही होती है इकोलॉजिकल बैटलशिप बनाने के लिए। वुलन बोल रहा होता है ये तो ग्रेट है, तो तुम दो मास्टर प्लीज मुझे कोई चीज दो जिससे मैं अपनी जिंदगी बचा सकता हूँ। वुलन टांग सेट के फॉरबिडन आर्सलन में जाने की बात करता है तो जो एल्डर होता है वो बोलता है कि बाकी लोग अगर फॉरबिडन आर्सेनल की बात करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा करते हैं, पर अगर तुम बोल रहे हो उसके बारे में तो मुझे डर है कि तुम उसे यूज़ करोगे, है ना। तुम पूरे के पूरे टियानलोंग स्टार को नहीं पाना चाहते, तुम फॉरबिडन आर्सेनल को क्यों लेना चाहते हो हमसे। मतलब एक तरीके से उसके पास इतनी पावर होती है कि वो पूरे के पूरे टियानलोंग स्टार को उड़ा दे। ज़ॉनी बोल रहा होता है कि सुपर गॉड लेवल पावर हाउस के सामने मेरे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी हो सकती है भागने की अगर मैं इस तरीके के ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँ। ये ऐसे ही मतलब मान लो कि अगर कुछ गलत हो जाए उसके लिए लेके जा रहा हूँ मैं, बाकी कहीं ना कहीं तो यूज आ ही जाएगा। ये एल्डर बोल रहा होता है पेविलियन मास्टर के ऊपर डिसाइड करने के लिए क्योंकि फॉरबिडन आर्सेनल खतरनाक चीज है। पेविलियन मास्टर पहले तो चुप होती है फिर बोलती है कि ऐसी चीजें मत दो इसे जो इसे डेस्परेटली चाहिए, मतलब काफी ज्यादा इच्छा है इसकी, बाकी देने दो इसे। और ऊपर से अगर कुछ गलत हो भी जाएगा तो मैं इसके फादर को पहले पकड़ूंगी। ये सुन के टांग वुलन ऐसे ही थोड़ा हंस रहा होता है एम्बेरस होके। टांग वुलन सोच रहा होता है मुझे पता है कि मेरा बेटा किस तरीके का है। काफी टाइम जॉन्यू वाइल्ड चला जाता है और जो अपने आइडियाज होते हैं उन्हें कर ही देता है, मतलब तबाही मचा देता है जो उसने पहले किया। और ये जो अब कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन का काम वो भी काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, तो वेल क्या बोल सकते हैं। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है कि जो सिल्वर आर्मर्ड बैटलशिप है वो रिसेंटली हमने एक तरीके से मॉडिफाई की हुई है। आधा साल या फिर उससे ज्यादा लग सकता है अगर एक और हम अपग्रेड करना चाहे तो। वुलन ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सिल्वर बैटलशिप चलानी पड़ेगी। टांग वुलन बोल रहा होता है अगर सिल्वर बैटलशिप होगी तो चाहे हम ड्रैगन नाइट्स के सामने भी क्यों ना आ जाएं, मैं कम्पीट कर सकता हूँ उनके साथ। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है ज़ॉन्यू अगर पॉसिबल होगा तो गॉड लेवल ड्रैगन के कोप्स को तुम वापस लाना। अगर उसे हम इकोलॉजिकल बैटलशिप में बदलें तो वो पावर कुछ ज्यादा खतरनाक होगी। ये उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जब वो जिंदा थे। हमारा जो नया डेवलप्ड स्पेस एनर्जी कलेक्शन सिस्टम है हमने उसे अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया है। जॉनी बोल रहा होता है ठीक है। फिर वो पूछता है कि स्पेस एनर्जी कलेक्शन सिस्टम है वो क्या चीज है। एल्डर बोल रहा होता है कि एक्चुअल में यूनिवर्स में काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की एनर्जी है। जो एनर्जी फैली हुई है स्पेस में उसे हम स्पेस एनर्जी के रूप में इकट्ठा करते हैं। एक छोटा सा स्पेस सोर्स क्रिस्टल जो होता है अगर फिंगर नेल के साइज का भी हो तो वो काफी होता है स्पेस एनर्जी कलेक्शन सिस्टम के ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, साल से भी ज्यादा। जॉनी बोल रहा होता है
है। क्या ये सभी सिल्वर आर्मर्ड बैटलशिप में लगाए हुए हैं क्या? मतलब एक तरीके से एनर्जी सोर्स काफी लंबा चलेगा। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है हाँ, इसीलिए इसे मॉडिफाई करने की जरूरत थी और साथ में टांग सेट के रिसर्चर्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे ताकि तुम एक क्रॉस स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल को ट्यानलोंग स्टार में बना पाओ। जब हम असली के खतरे को इनकाउंटर करेंगे तो हम सभी अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते हैं सिल्वर आर्मर्ड जो है बैटलशिप उसमें कम से कम टाइम में। जॉनी बोल रहा होता है डायरेक्शनल टेलीपोर्टेशन सर्कल। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लार्ज स्केल डायरेक्शनल टेलीपोर्टेशन अरे जो होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और ऊपर से हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, पर प्रॉब्लम यही है कि एनर्जी कहाँ से लाई जाए। जो स्पेस सोर्स क्रिस्टल्स तुम लाए हो उसकी वजह से ये जो एनर्जी की प्रॉब्लम थी पूरे तरीके से सॉल्व हो चुकी है। एक एल्डर बोल रहा होता है अगर बात करें तो तुम्हें खुद को शुक्रिया बोलना चाहिए ये जो चीज हम कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम स्पेस इंसेक्ट अपने साथ लाए थे उसने काफी ज्यादा हेल्प की है। इसी तरीके से हम वो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन को ओपन कर सकते हैं इंतजार कम टाइम में। पेविलियन मास्टर मुझे लगता है कि इस चीज का क्रेडिट भी ज्वानियो को जाना चाहिए है ना। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है कि नेचुरली रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसे जिस तरीके की सर्विस दे रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन की है इसने और इसे मतलब मेजर नहीं कर सकते हैं इसने इतना कर दिया एकेडमी और टांग सेट के लिए, इसलिए 3 और रिवॉर्ड्स हम इसे देंगे। पहला ये है कि हम तुम्हें 10 रेड लेवल शर्क बैजेस देंगे। सेकंड रिवॉर्ड ये है हम देख रहे हैं कि लान जॉनियो की काफी ज्यादा फास्ट ग्रोथ है और कंट्रीब्यूशन एकेडमी के लिए, इसीलिए मैं जो मास्टर हूँ सी गोड पेविलियन की ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसे क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए एक रिजर्व मेंबर होने के लिए सी गोड पेविलियन के। अगर ये गोल्ड लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा पेविलियन का, मतलब है ये एक तरीके से, पर जब ये गोल्ड लेवल में हो जाएगा तब परमानेंटली इसे पोजीशन मिल जाएगी। और अगर थर्ड रिवॉर्ड की बात करें तो टांग सेक्टर हमारे बीच में हम डिस्कस करने के बाद और ऊपर से जो तुमने कंट्रीब्यूशन दी है तुम्हारी टीम ने और तुमने, इससे हमने ये पता किया कि तुम्हारा जो टेस्ट था वो सफिशिएंट था। इस जनरेशन में तुमने अपने सारे साथियों को सरपास कर लिया है, अपने सीनियर्स को भी सरपास कर लिए जो कि इनर कोर्टयार्ड में जो कि 1 साल पहले गए थे तुमसे। तुम डिजर्व करते हो। ये जो टाइटल है ये शर्क अकेडमी के 30,000 साल की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारे फादर के पास था एक बार ये, अब ये तुम्हारे पास है। हम बिलीव करते हैं कि तुम इस टाइटल की रिस्पेक्ट करोगे। हम फ्यूचर में विश्वास करते हैं तुम डेफिनेटली अपने फादर की तरह बनोगे और उसकी एग्जिस्टेंस को भी सरपास कर लोगे। इसीलिए शर्क अकेडमी और टांग सेक्ट के बिहाफ में हम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि जो शर्क के 7 मॉन्स्टर्स हैं वो तुम्हारी टीम को बिलोंग करते हैं। आज से तुम शर्क के 7 मॉन्स्टर्स हो और अगर तुम चाहते हो ट्यानलोंग स्टार को इन्फिल्ट्रेट करना, इसीलिए एकेडमी कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं करेगी तुम्हारे टाइटल्स को तुम्हें देने के लिए। 2 दिन बाद एकेडमी में एक इवेंट होगा, उसमें एक तरीके से कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सिर्फ इनर एकेडमी के जो डिसिपल्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस कॉन्फ्रेंस पे हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे एक तरीके से कि तुम इस जनरेशन के शर्क के 7 मॉन्स्टर्स हो। पर ये भी हो सकता है कि सीनियर्स जो है इनर कोर्टयार्ड के वो तुम्हें चैलेंज करें। चैलेंज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो टाइटल्स है वो तुम्हें मिलेंगे ही, पर फिर भी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। मीटिंग के लिए बस इतना ही। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें अपने फादर के साथ बात करनी है तो तुम जा सकते हो। जॉनी शुक्रिया बोल के चल पड़ता है। वुलिन बोलता है कि चलो तुम्हारी मदर को देखते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है। वहां से जा रहे होते हैं। पेविलियन मास्टर और जो एल्डर होता है वो देख रहे होते हैं जाते हुए। एल्डर बोल रहा होता है ये सच्ची बात है कि जो ड्रैगन्स हैं वो ड्रैगन्स को पैदा करते हैं और जो फीनिक्स हैं वो फीनिक्स को पैदा करते हैं। जो सन है ड्रैगन किंग का वो फ्यूचर में ड्रैगन गॉड बनेगा ही। उस दिन का मेरे को काफी ज्यादा इंतजार है। वो मतलब जो जॉनी होता है वो ऐसे चला होता है, सोच रहा होता है टीचर नाना क्या वो जाग रहे हैं, क्या मैं उन्हें मोम बोलूं या फिर टीचर नाना बोलूं। वैसे एग के पास पहुंच जाता है और ऐसे बोल रहा होता है नाना टीचर नाना, फिर बोलता है नहीं मोम। वैसे ही मतलब मदर करके आवाज लगा रहा होता है, तभी वो फेंट सा हो रहा फील कर पा रहा होता है अपनी मदर का। वो जाता है एग के पास और बोलता है कि मोम मैं तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, प्लीज जाग जाओ। टांग पुलिन भी बोल रहा होता है कि हाँ नाना हम काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं तुम्हें। फिर वो जॉनी को बोलता है कि जॉनी तुम्हें चिंता नहीं करनी है ज्यादा, तुम्हारी मदर काफी ज्यादा जल्दी जाग जाएगी। जॉनी सोच रहा होता है कि हाँ पहले जो ये सिल्वर ड्रैगन एग था वो इतना कुछ खास नहीं था, पर अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो पूरा सरफेस है इस ड्रैगन एग का वो सिल्वर ड्रैगन पैटर्न से कवर हो चुका है। हर एक ड्रैगन पैटर्न जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक थिक सी लाइफ एनर्जी भी हर तरफ से निकल रही है इससे। वुलिन बोल रहा होता है जो इटर्नल ट्री है वो एक तरीके से लाइफ का सोर्स है पूरे एंटायर डूलर स्टार के लिए। और वो जो ट्री है वो नाना की ग्रेट ग्रैंड मदर ने ट्रांसफॉर्म किया था। तो जो ओल्ड लेडी है वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करेगी हर एक
कीमत पे, मतलब शायद टांग वुलिन की ग्रेट ग्रैंड मदर थी। जॉनी बोल रहा होता है डैड मॉम वो ग्रेट ग्रैंड मदर की लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वुलिन बोल रहा होता है कि बात यह कि एकेडमी इस मैटर में मानती है, फेडरेशन ने भी हाँ की है, वरना जो लाइफ एनर्जी है इटर्नल ट्री की जो कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ मिक्स हुई है वो कम हो जाएगी। फेडरेशन को पता है इसके बारे में। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है कि फेडरेशन इतना कर रही है। तुमने जो भी चीजें की हैं इससे फेडरेशन काफी ज्यादा खुश है। जो इन्फॉर्मेशन तुम टैलोंग स्टार से वापस लाए हो उसने पूरे तरीके से फेडरेशन को शॉक कर दिया है। उससे फेडरेशन को ये फील आ चुकी है कि अगर पावर हाउसेस की बात करें तो हमारे और टैलोंग स्टार के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है। मुझे लगता है कि प्लान सही है। अगर सही तरीके से बात करें तो जो सुपर गॉड लेवल है हम ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर 1000 या फिर 10,000 सालों की बात कर ले तो। पर अगर हम एक इंसान को गॉड किंग के लेवल तक पहुंचा दे तो चीजें बदल जाएंगी। तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड का ब्लड है, अगर तुम ड्रैगन गॉड बन जाओगे तो तुम पूरे टैलोंग स्टार को अपना बना सकते हो। तो फेडरेशन ये आइडिया मानती है और इसलिए वो पूरा सपोर्ट कर रही है तुम्हें। जॉनी बोल रहा होता है कि तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास भी सेम आइडिया है डैड। तुम्हें ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन का और ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन के बारे में अच्छे से पता है ना? तुम्हें लगता है मेरी ब्लड लाइन ड्रैगन गॉड में प्रमोट होगी? वुलिन बोल रहा होता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे अभी अभी, अब क्यों तुम ऐसे हेजिटेट कर रहे हो? जॉनी बोल रहा होता है तो मैं मतलब है मेरे को विश्वास, पर ये थ्योरी के ऊपर ही है। मुझे अब डर है कि टांग सेक्टर और एकेडमी का काफी ज्यादा एक तरीके से हाई एक्सपेक्टेशंस है मेरे ऊपर। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो चीजें खराब हो जाएंगी। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।